नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से फिर मैं स्वागत हूं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आपके समक्ष लाइव। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। इसी के साथ मैं प्रारंभ करता हूं आज की महा मैराथन क्लास की श्रृंखला, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके लिखित टाइप के क्वेश्चंस और आंसर होंगे वो आपको दिखेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के। आप जो है अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, तबाही मचा करके आने वाले हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप यह वीडियो देख करके जाइएगा। और इससे पहले एक दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था, 2 वीडियो देख लीजिए, पूरा आपका भौतिक भूगोल समाप्त हो जाएगा। हालांकि दोनों में एक प्रकार से बहुत सारे, कोई भी वीडियो आप देखेंगे तब भी आपका 60+ ही क्वेश्चंस आपके यहाँ से फंसने वाले हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो आपको भौतिक भूगोल यानी कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना होता है। कल जैसा कि आप सभी को विदित है कि राम मनोहर लोहिया का पेपर लगा हुआ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, उसमें तो सबसे जो है ये प्रश्न आपके हूबहू देखने को मिलेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2025-2026 के लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए, जो कल की कसर थी इस वीडियो के माध्यम से निकालने का प्रयास करते हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चक्रवात किसे कहते हैं। देखिए, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से कुछ बड़े प्रश्नों को भी रखा है। इनके माध्यम से समस्त टॉपिक को कवर करने का प्रयास, रिवीजन करने का प्रयास महामैराथन रिवीजन क्लास का मंतव्य रहता है। आइए जानते हैं चक्रवात क्या होता है। चक्रवात को अंग्रेजी में बेटा साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चक्रवात किसे कहते हैं? देखिए, सामान्य रूप से चक्रवात वह चक्करदार हवाएं होती हैं। कैसी हवाएं? चक्करदार हवाएं, जो अपने स्थान पर ऐसे ऐसे घूमते हुए और चलती हैं आगे, ऐसी हवाओं को चक्रवात कहते हैं। जिनके मध्य में गर्म वायु होने के कारण से निम्न वायु दाब क्रिएट होता है। यानी चक्रवात जो होता है बेटा, चक्रवात के अंतर्गत देखें, ये मान लेते हैं चक्रवात है, तो इसके अंदर क्या होगा? निम्न वायु दाब होगा। अब ये निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब थोड़ा सा आप समझ लें। वायु दाब, ठीक है, ये समझ लें। निम्न वायु दाब ये होगा और इसी के बगल प्रति चक्रवात आप बना दें, ठीक है। ये प्रति चक्रवात की मैं प्रतिमा बना, प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन, ठीक है। प्रति चक्रवात में मौसम जो होता है साफ रहता है, इसमें मौसम साफ नहीं रहता चक्रवात में, ठीक है। चक्रवात में निम्न वायुदाब केंद्र में होता है और इसमें उच्च वायुदाब केंद्र में होता है, ठीक है। अंतर भी समझ ले। उच्च वायुदाब बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा। चक्रवात आज की वीडियो के माध्यम से अगर आप देख लेंगे पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, ये प्रश्न 100% आने वाला है बेटा। चले, इसमें क्या होता है कि इसमें चूंकि इसके मध्य में गर्म हवाएं होती हैं, और जब हवाएं बेटा ये बात ध्यान रखें, गर्म हवाएं हल्की होती हैं, गर्म हवाएं हल्की होती हैं और ठंडी हवाएं उसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है। यह बात आप ध्यान रखें। यानी कि गर्म हवाएं हल्की होती हैं और ठंडी हवाएं वजन में ज़्यादा होती हैं। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? जहाँ पर भी बेटा गर्म हवा होगी, अगर गर्म हवा है तो वह क्या होगा? वहाँ पर निम्न वायु दाब क्रिएट होगा। निम्न माने कम, वायु माने हवा और दाब माने दबाव, यानी हवा का दाब वहाँ पर कम होगा। जहाँ पर हल्की वायु होगी, जहाँ पर गर्म वायु होगी, वहाँ पर वायु हल्की होगी। वायु हल्की होगी तो उसका वजन नहीं लगेगा, वजन नहीं लगेगा तो वहाँ पर निम्न वायु दाब क्रिएट होगा। और सेम ही कंडीशन होती है चक्रवात में। जबकि प्रति चक्रवात में क्या होता है कि उच्च वायु दाब केंद्र की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पर हवाओं में नमी ज़्यादा होती है केंद्र में, यानी नमी होने की वजह से वो वजन में ज़्यादा होती हैं। और जब हवाएं वजन में ज़्यादा होती बेटा, तो इस तरीके से वहाँ पर कौन सा दाब क्रिएट होता है? वहाँ पर उच्च वायु दाब, चूंकि वहाँ पर वायु का दबाव ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या? निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब तो होने के कारण से वायु दाब, निम्न वायु दाब क्रिएट होता है, तथा चारों ओर ठंडी हवाएं, ठंडी वायु होने के कारण से, चूंकि चारों ओर इसके कौन सी हवाएं हैं? इसके चारों ओर बेटा कौन सी हवाएं हैं? इसके चारों ओर ठंडी हवाएं हैं। कैसी हवाएं हैं? ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, ठीक है। ठंडी हवाएं बाहर होती हैं। यहाँ पर अंदर कौन सी? गर्म हवाएं अंदर होती हैं, ठीक है। गर्म हवाएं जो होती हैं वो अंदर होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपकी ठंडी हवाएं अंदर होती हैं, इसीलिए यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, और गर्म हवाएं यहाँ पर बाहर होती हैं, इसीलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब का एरिया होता है, निम्न वायुदाब, ठीक है। यहाँ पर वायुदाब निम्न होता है, ठीक है, वायु का दबाव निम्न होता है। यहाँ पर ठंडी हवाएं की वजह से यहाँ पर उच्च वायुदाब बाहर की ओर क्रिएट होता है, उच्च वायुदाब, ठीक है। वायु दाब माने क्या होता है? वायु का दबाव, ठीक है। उच्च वायु दाब होता है यहाँ पर, क्लियर, ध्यान रखेंगे।
उच्च वायुदाब मिलता है यहाँ पर। इनके चारों ओर संकेंद्रीय वलय होते, संकेंद्रीय मतलब कि ये हवाएं जो होती ठंडी हवाएं इस तरीके से बहने का प्रयास करती, जिन्हें वायुदाब रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वायुदाब रेखाएं यही होती हैं जो प्रदर्शित करती हैं। और इसमें क्या होता है, चक्करदार हवाएं एक दूसरे की तरफ घूमती रहती हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। गर्म हवाएं जो होती हैं वह हल्की होती हैं, ठीक है, और जो उच्च हवाएं होती हैं वो होती हैं एक प्रकार से, जो ठंडी हवाएं होती हैं वजन में ज़्यादा होती हैं। त्रिवार्ता कहते हैं कि चक्रवात अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के क्षेत्र में है, जो कि संकेंद्रीय समदाब रेखाओं से घिरे हुए होते हैं। स्टेलर कहते हैं कि चक्रवात निम्न वायुदाब का एक केंद्र होता है। उत्तरी गोलार्ध में इनमें बाहर से भीतर यानी केंद्र की ओर पौने वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलती हैं, यानी कि बाहर से भीतर। आप एक बात और ध्यान रखेंगे, हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ती हैं। हवाएं किस तरफ चलती हैं बेटा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। उच्च वायुदाब में यहाँ पर क्रिएट कहाँ पर हुआ, बाहर उच्च वायुदाब क्रिएट हुआ, तो बाहर से हवाएं जो होती हैं वो अंदर आने का प्रयास करती हैं, और इस तरीके से ये हवाएं जो होती इसी पर आते रहती तो घूमती रहती हैं, और इस तरीके से वायुदाब रेखाएं क्रिएट हो जाती हैं बेटा। यानी कि हमेशा हवाएं जो होती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ भागने का प्रयास करती हैं। तो ये हो गया चक्रवात। सेम उल्टा, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब मतलब की तरफ जाती हैं। यहाँ पर उच्च वायुदाब यहाँ पर हुआ है केंद्र में, निम्न वायुदाब बाहर है, तो हवाएं यहाँ पर क्या होंगी, केंद्र से बाहर की ओर चलेंगी। यहाँ पर हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलेंगी, मौसम साफ रहेगा, यहाँ पर मौसम ठंडा रहेगा, और मौसम में क्या होगा, एक प्रकार मौसम जो होगा उसमें नमी रहेगी, आर्द्रता भी होगी, साथ ही साथ में हवाएं एक चक्करदार लहरदार घूमेंगी, मतलब नुकसान होगा, मौसम बिगड़ता जाएगा। यहाँ पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं बहेंगी, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर हवाएं बहेंगी। यहाँ पर क्या होगा, बाहर से केंद्र की तरफ हवाएं आएंगी। तो इस तरीके से ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात में डिफरेंस हो गया। चक्रवात प्रतिचक्रवात आज के बाद में आपको नहीं समझने की जरूरत है। तो स्टेलर क्या कहते हैं कि चक्रवात निम्न वायुदाब का एक केंद्र होता है उत्तरी गोलार्ध में, इनमें बाहर से भीतर यानी केंद्र की ओर पौने जो होती वामावर्त दिशा में चलती रहती हैं, ठीक है, इस तरीके से, यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के विपरीत। जिस तरीके से मान लेते हैं घड़ी जो होती है इस तरीके से चलती है, ठीक है। घड़ी कैसे चक्कर लगाती है, घड़ी में आप देखते हैं इस तरीके से, यानी कि बाएं से दाहिने, लेकिन यहाँ से दाहिने से बाएं हवाएं से चलती रहती हैं चक्रवात में, इस तरीके के चक्कर लगाती हैं, ठीक है। एंटी क्लॉक वही होता है। तो आज चक्रवात समझ में आ गया आपका। अगला आपका टॉपिक है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होती है, संवहनीय वर्षा बेसिकली कई प्रकार की होती है, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, ठीक है, और भी वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा क्या होती है, इस प्रकार की वर्षा सामान्यतः विषुवत रेखीय प्रदेशों में होती हैं। वहाँ निरंतर ऊंचे तापमान रहने से प्रतिदिन दोपहर तक वाष्पीकरण के द्वारा जल भारी पौने ऊपर उठती हैं। दोपहर में पर्याप्त उठने के कारण से हवाएं इनमें संघनन होता है, और निरंतर आर्द्रता मिलती रहे बादलों से संघनन गहरे रंग के और प्रायः ऊर्ध्वाधर आकाशीय और वर्षी मेघों का मिश्रित रूप आकाश में फैलने लगता है। यहाँ पर प्रतिदिन सायं 4 बजे के आसपास बड़ी बड़ी बूंदों में गर्जन व विद्युत के साथ साथ मूसलाधार वर्षा होती है। अतः इसे 4 बजे वाली वर्षा भी कहते हैं। यह क्रिया प्रतिदिन निरंतर होती रहती है। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने पढ़ दिया, लेकिन अब इसको समझो। संवहनीय वर्षा कैसी होती, कहाँ पर होती, विषुवत रेखा में होती। कहाँ पर होती है बेटा, विषुवत रेखीय प्रदेशों में। विषुवत रेखा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी, ये मैंने बना दिया, इसका जो बीच वाला भाग है इस पर एक रेखा होती, काल्पनिक रेखा होती। इसको खींची नहीं गई पृथ्वी पर, काल्पनिक रेखा। इसे ग्लोब मेरे पास है, ग्लोब अगर आपको मैं दिखाऊं बेटा तो ये मेरा ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी बेटा, ये क्या है, ये पृथ्वी है। अब इस पे देखिए यहाँ पर एक रेखा पीली पीली डॉटेड है, यही एक पृथ्वी की जो मध्य रेखा है, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे आपका कहाँ पर पड़ता है, देखिए अफ्रीका वाला एरिया पड़ता है। अफ्रीका आपका यहाँ पर पानी खूब बरसता, डेली पानी बरसेगा 4 बजे। ऐसे ही उत्तर दक्षिणी अमेरिका का ऊपरी वाला भाग यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं यहाँ पर कुछ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला भाग और कुछ दक्षिणी भारत के नीचे वाला भाग, ठीक है। अफ्रीका का पूरा मध्यवर्ती भाग, यहाँ पर वर्षा खूब होती। क्यों होती, पूरा आपको समझाऊंगा। चूंकि पृथ्वी का केंद्र भाग होता है, पृथ्वी का पूरा, यहाँ पर आप देखें आप, यही होती है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं,
अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी पर इस तरीके से होती हैं, ये अक्षांश रेखा होती है, ठीक है, ये अक्षांश रेखा। लेकिन जो इस लंबी लंबी रेखाएं होती हैं यहाँ से जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं, इस तरीके की रेखाएं जो होती पृथ्वी पर, वो आपकी देशांतर रेखा होती है। तो देशांतर रेखा आपकी समझ में आ गई क्या होती है। देशांतर रेखा जो पृथ्वी पर ऐसे लंबी लंबी होती हैं वो रेखाएं देशांतर हैं। पृथ्वी पर जो इस तरीके की रेखा होती है, ये रेखा जो होती है अक्षांश रेखा कहलाती है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश होता है बेटा, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, समझे, 0 डिग्री अक्षांश यानी 0 डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ठीक है। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा बोला जाता है। ये रेखा पर सूर्य हमेशा कैसा होता है? यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, यानी कि खड़ा सूर्य भगवान सीधा हमेशा खोपड़ी पे रहते हैं। क्यों यहाँ पर खोपड़ी पर रहते हैं भगवान सूर्य? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से सीधे सीधे रहते हैं। और आप देखते हैं मकर संक्रांति लगती है, मकर संक्रांति, ठीक है। मकर कहाँ पर पड़ता है? देखिए जब सूर्य भगवान इधर नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर अपना भारत पड़ता है और यहीं पर एक प्रकार से ये आपकी होती है कर्क रेखा। तो आपसे पूछा था कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती, तो आप बताते हैं कि भाई 7-8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये नीचे वाली रेखा होती है मकर रेखा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री रेखा होती है उत्तरी अक्षांश की, और ये 23.5 डिग्री रेखा होती है दक्षिणी अक्षांश की, ठीक है। ये दक्षिणी अक्षांश हो गया और ये बेटा उत्तरी अक्षांश हो गया, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। क्लियर? चूंकि दक्षिणी अक्षांश इसलिए चूंकि यहाँ से नीचे वाला जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध और यहाँ से ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये वाला पॉइंट नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और ये वाला पॉइंट की जो है साउथ पोल यानी कि जो है दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। कहने का तात्पर्य मेरे ये है बेटा कि यहाँ पर जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, जब सूर्य भगवान यहाँ पर लंबवत चमकते हैं हमेशा, तो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया होता है, विषुवत रेखीय चपेट में जो आते हैं, यहाँ पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकते हैं। सूर्य जब हमेशा लंबवत चमकते हैं तो वहाँ पर गर्मी खूब ज़्यादा पड़ेगी, चूँकि यहीं पर समुद्र भी है, यहाँ पर अमेजन के बड़े बड़े जंगल भी हैं, चूँकि यहाँ पर इसलिए हैं चूँकि यहाँ पर हमेशा बारिश भी होती है, तापमान भी अपने पारे पर रहता है। तापमान और वर्षा खूब होती, दोनों का संबंध कैसे है वही संवहनीय वर्षा आपकी क्लियर करेगी। संवहनीय वर्षा बेसिकली समझाने के लिए मैंने इतना तिकड़म इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आ जाए, और आज के बाद में इसी के साथ देशांतर सब रेखाएं पूरा रिवीजन क्लास चले तो तबाही मचा करके आप आने वाले हैं। तो आप देखेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट, इसके बाद में मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर सब में आप हमसे पढ़ने आओगे। बस पहली बार मैं आपको चाह रहा हूं किस तरीके से आपको बता दें कि आपके परीक्षा में 100 to 100% क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का, शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए क्वेश्चन पेपर हर एक यूनिवर्सिटी में फंस रहे हैं। आपका सिलेबस अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत वही है, तो आप इससे बढ़ करके कोई प्रश्न नहीं आने वाला है बेटा। चले, तो इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती, जब गर्मी खूब दबाए गर्मी पड़े कोनो एरिया में, कहते नहीं, जैसे गांव वगैरह में जब खूब ज़्यादा गर्मी पड़ती, हवा नहीं चलत, तो कहते लागत है आज मौसम बदला है, पानी बरसे। काहे कहते हैं? काहे से पुरखन का ये आभास होगा, चूँकि जब भी गर्मी ज़्यादा पड़ी, हवा रुकी, इसका मतलब आंधी या पानी आने वाला है। ये आपके घर में बूढ़ बुजुर्ग कहते हैं। क्यों? चूँकि उनको ये नहीं पता जियोग्राफिकल रीजन, लेकिन वो होता है गर्मी खूब पड़ेगी तो जो समुद्र का जल होगा, जो नदियों का जल होगा, जो तालाबों का जल होगा, वो ऊपर उठेगा। और यहाँ पर समुद्र खूब ज़्यादा हैं इस एरिया में, तो यहाँ समुद्र से पानी ऊपर उठता है। चूँकि गर्म हवाएं हैं, धरातल गर्म है, पानी गर्म है, तो यहाँ से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है जल का, जल ऊपर जाता है। चूंकि गर्म होता है लेकिन आर्द्रता उनमें ज़्यादा होती, नमी होती है, वह ऊपर उठते हैं और ऊपर उठ करके वो ठंडी, चूंकि जलधारा ठंडी हवाएं ऊपर हैं उनसे मिलती हैं, और इस तरीके से ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से वातावरण संघनन होता है। संघनन का अगर मैं आपको बताऊं, गर्मी के महीने में बेटा आपने अगर स्प्राइट पिया होगा कभी, कोई भी ठंडा पिया होगा, ठीक है, किसी ठंडे का नाम लेना उचित नहीं क्योंकि आप कहेंगे गुरुजी प्रचार कर रहे हो, कोई भी ठंडा आपने पिया होगा गर्मी के महीने में, तो ठंडा जैसे आपने पिया, या एक बोतल पानी का कोई रख लिया, फ्रिज में रख दिया, अब उसको ठंडे माहौल से निकाल कर जब आप बाहर रखते हो गर्म वातावरण में, तो उस बोतल के बाहर ठंडी ठंडी बूंदें जो होती हैं, बोतल के बाहर बूंदें निकल आती हैं प्लास्टिक के बाहर। क्यों? क्योंकि आपकी जो बाहर की हवाएं हैं वो गर्म हैं और जो अंदर पानी रखा है वो ठंड है। अब जब अंदरवा पनिया रखा है वो ठंड है और बहिर्मुख
मलवा सब गर्म है तो बहरवा हवैया वैसे लागत ही जब तो का हुआ थे भैया संघनन हुआ था और जल के छोटे छोटे बूंद चूंकि गर्म हवैया आग मिलत थी वह हवैया वैसे ठंड एरिया से मिलत थी तो का हो जाती संघनन होकर वो बूंद बना लेती। ऐसे सेम संघनन ऊपर हुआ था जब ये गर्म हवा गर्म भय ऊपर उठी ठंड चीज से मिली ठंड गर्म मिला तो का बना बूंद बन के जल के और टपाटप बारिश हो गए झमाझम बढ़िया मेघा कूदे लागे और सब नहाए लागे। तो ये कौन वर्षा हुआ है? ये संघननीय वर्षा हुआ है जो मौसमी वर्षा हुआ थी बेटा ऐसे ही हुआ थी। 4 बजे के आसपास हरदम ही वर्षा करते पानी यही मारा तो अमेजन जंगल इतना भारी हो गया कि सूर्य के प्रकाश अंदरवा नहीं पहुंच पावत। ई तबाही मचाए मतलब कि डेली घाम निकलेगा धूप निकलेगी और डेली पानी बरसेगा मतलब बड़ा मजा आएगा आपको अगर वहां पे। लेकिन विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर करिया भुजंग हो जाबो एकदम से अगर यहाँ पैदा होएगा जीवन में तो मतलब चलोगे अगर 20-25 दिन रह लो तो तबाही। ठीक है तो इस तरीके से ये होती 3.5 मकर यहाँ पर हमने क्यों लिखा करके यहाँ पर क्यों लिखा समझे। हम कहते हैं मकर संक्रांति लग गई है खिचड़ी बनाते हैं तो मकर संक्रांति कब लगती है? जब यही सूर्य जब यहाँ पर चमक रहा होता है यही सूर्य बेटा नीचे जाने लगता है और यहाँ पर चमकने लगता है तो एकदम से 14 तारीख या 15 तारीख जनवरी के दिन को ये सूर्य भगवान जो होते हैं मकर रेखा पर एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। और जब मकर रेखा पर सीधे खड़े हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पर ठंडी एकदम से प्रचंड अपने उफान पर होती है और वही स्थिति बेटा क्या कहलाती है? मकर संक्रांति कहलाती है। फिर यही मकर संक्रांति हो जाने के बाद में सूर्य फिर अपनी दिशा बदलने लगते हैं और इस तरीके से सूर्य जो होते हैं उत्तरायण आने लगते हैं। आज आप देखते हैं कि ये दक्षिण में है एरिया और ऊपर मकर कर्क उत्तर में है। ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात को। सूर्य भगवान जब कर्क रेखा पर आ जाते हैं तो गर्मी खूब यानी गर्मी के महीने में सूर्य जो होते हैं कर्क रेखा के आसपास तक आने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कभी सूर्य लंबवत मतलब कि उत्तरायण होते हैं तो ऊपर आना कर्क रेखा की तरफ सूर्य आते तो उत्तरायण और दक्षिण नीचे होता है। ठीक है ज़्यादा बता देंगे तो बाउंस कर जाएंगे आप लोग, इस वजह से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा सामान्य वर्षा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य वर्षा ऐसे होती है तो आप बढ़िया लिखते हैं। प्रकीर्णन का हुए ब्याह समझो भैया। प्रकीर्णन डराव नहीं, सब शब्द बहुत हलुक शब्द हुए कोनो बहुत भारी चीज रॉकेट साइंस ना हुए। ज्योग्राफी ज्योग्राफी इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। ज्योग्राफी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है। अवधारणा समझी जाती रटी नहीं जाती, एक बात ध्यान रखो। ठीक है समझो। जब विभिन्न किरणें जिनका तरंग दैर्ध्य धूल कणों तथा जल कणों के व्यास से यानी तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ लंबाई किरणों की छोटा होता है तो उन लघु तरंगों का उन कणों से टकरा करके प्रकीर्णन या बिखराव हो जाता है। इस बिखराव के कारण से दीर्घ लाल रंग आगे निकल करके चली जाती है, इसका प्रकीर्णन नहीं होता। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता बाकी सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, अतः आकाश नीला दिखाई देता है। ऐसे ही सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय इस प्रक्रिया के विपरीत स्थिति होने पर आकाश लाल दिखाई देता है। अतः आकाश का नीला तथा लाल होना किरणों के प्रकीर्णन पर डिपेंड करता है। विबग्योर नाम सुना होगा। ठीक है वायलेट और ये तमाम 7 किरणें होती हैं। इनमें क्या होता है जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है चूंकि नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है नीला रंग क्या होता है या बैगनी रंग जो होता है ये फैल जाता है, इसका प्रकीर्णन हो जाता है। धूल के कणों पर एक प्रकार से आकाश कैसा है? आकाश का रंग बेटा आंतरिक से देखने पर आकाश का रंग काला दिखता है, लेकिन वह दिखता कैसे हमारी आंखों से? वो दिखता है नीला नीला कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिले हों जो बिजली के फूल में एक बन बीच गुलाबी रंग। हमको तो नीला नीला आकाश दिखता है, लेकिन क्या वास्तव में नीला है? नहीं, काला है। शादी ब्याह में आप जो देखते हैं खूबसूरती, क्या खूबसूरती सुबह सुबह दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे आकाश है तो काला लेकिन दिखता है नीला। ठीक है सेम उसी प्रकार से बुरा मत मानिएगा कोई। चले कहने का तात्पर्य है कहाँ रखे हो। हाँ देखिए कहने का मतलब यह है बेटा कि जो नीला रंग होता है और जो बैगनी रंग होता है वो रंग जो होता है धूल के कणों पर जो ऊपर वायुमंडल में फैले हुए उन पर फैल जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है उनका। लेकिन जो लाल रंग होता है इनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इस वजह से पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। ठीक है तो इस वजह से क्या होता है? इस वजह से हमको जो होता है ये लाल सूर्य भगवान उगते समय वो दिखते हैं। सूर्य भगवान की रोशनी हमेशा लाल ही पीली यही दिखती है क्योंकि इनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इनकी जो तीव्र गति से आते हैं ये, और जो नीला उला होते हैं फैल जाते हैं तो इससे पूरा आकाश हमको नीला दिखता है। ठीक है यही प्रकीर्णन होता है। आगे देखते हैं संवहन का होता है का बताओ।
संवहन का होता है। फटाफट से लाइक करो, दबाए नंबर आए आपका, यक्का क्वेश्चन छोड़ के ना आई बो जान लियो, पढ़ो दबाए बस संवहन के बारे में समझो। लाइक तो इतना कह दियो भाई, लाइक जो ने जवाब नहीं, यूट्यूब फाट जाए वही दिन। मतलब ऐसा नहीं कहने का मतलब ये है कि मतलब लाइक इतना कर दो कि लोगों को पता चले कि हाँ बीए में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं लगता नहीं कि बीए के बच्चे पढ़ते हैं। चले संवहन के बारे में समझाइए। इस विधि के द्वारा माध्यम का स्थानांतरण हो जाता है, अर्थात तरल अथवा गैसों के कण गर्म होकर के स्वयं ही पूरी की पूरी परत का विस्थापन कर देते हैं, जिसमें ऊष्मा का विस्थापन हो जाता है। अतः इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तरल तथा गैसीय अवस्था में ही होता है, संवहन धाराओं को जन्म देती हैं। कुल मिलाकर के संवहन जो होता है इस विधि के माध्यम के द्वारा स्थानांतरण होता है, मतलब तरल तथा गैसों का जो कण होता है वो गर्म होकर के स्वयं ही पूरी की पूरी परत विस्थापन कर देते हैं, जिसमें ऊष्मा का विस्थापन भी हो जाता है। तो ये संवहन होता है। संवहन रेखाएं भी ऐसे दिखती हैं। प्रश्न क्या, अगला प्रश्न, ताप प्रतिलोपन क्या? ताप प्रतिलोमन, ताप प्रतिलोमन क्या होता है? ताप प्रतिलोमन की अगर बात करें, देखिए सामान्य तौर पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो जाता है, परंतु कभी कभी विशेष परिस्थिति में ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ने भी लगता है। इस प्रकार ऊपर तापमान अधिक तथा नीचे तापमान के कम होने की स्थिति को ताप प्रतिलोमन कहते हैं। प्रतिलोमन ने उल्टा, चूँकि एक नियम है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडल में वैसे वैसे तापमान जो होगा घटता चला जाएगा। इसी वजह से आप देखते हैं, अब ये मत कहने लगा कि सूर्य भगवान की तरफ जाएंगे तो तापमान क्यों घट रहा है, नहीं, वैसा सूर्य से वहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तापमान आप सीधा सीधा उधर देखो, ग्लेशियर पर मतलब बर्फ़ों के जो पहाड़ होते, पहाड़ों पर जो होते ठंडी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर ग्लेशियर बन जाते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हो जाते हैं। आप उत्तराखंड में देखते हैं पहाड़ ठंडी ज़्यादा पड़ती, क्यों? चूँकि वो ऊंचाई ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर गर्मी मतलब कि वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, बर्फ़ के पहाड़ जम जाते हैं, बर्फ़ के पहाड़ को ही ग्लेशियर कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। ठीक है तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेम इसका उल्टा होता है कि हम ऊंचाई पर जा रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर गर्मी, ऊपर और जाओ तो गर्मी बढ़ती है लेकिन नीचे आओ तो ठंडी बढ़ती है। इसी को ताप प्रतिलोमन कहते हैं या ताप विलोमता कहते हैं। विलोमता माने उल्टा। और ऊंचाई के ताप के बढ़ने की प्रक्रिया को ऋणात्मक तथा ताप तथा पतन दर कहते हैं। ऐसा वायुमंडल में उत्पन्न कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है ज्योग्राफी का, ऐसे ही 4-5 मॉडल पेपर मैं लगभग दे चुका हूँ, 5 मॉडल पेपर की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की भी मॉडल पेपर है, लिखित का भी, सभी का है। जिन बच्चों को जोड़ना है 91 61 93 60 62 पर SMS करके, ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ पे करके जुड़ सकते हैं। आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है बेटा, और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपको यहाँ पर 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर, सभी का जो भी आपका सब्जेक्ट बचा होगा उनका भी करवा दीजिएगा। तो अगर आप ये ना सोचें कि हमारा पेपर एक ही बचा है, 2 बचा है, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। हमसे जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा। मात्र 100 रुपीज़ आपके लिए एक प्रकार से प्राइस रखी गई है, जो है फीस, ताकि आप सभी लोग जुड़ पाए। कोई ये नहीं कहेगा कि 100 रुपये हमारे पास नहीं है, इस वजह से इतनी कम फीस रखी गई है। इसी में आपके सभी सब्जेक्ट मैनेज कर दिए जाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, को करिकुलर से लेकर के माइनर मेजर सब। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माइनर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव बहुत सारी की होती है, तो ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, लिखित भी मिलेगा, को करिकुलर का ऑब्जेक्टिव भी होता है सभी का, उसका मिल जाएगा। कई उसके पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर मुहैया करवा दिया जाएगा। ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा और जैसे ही सेकंड सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किया जाएगा तुरंत आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि भाई आपको कितने, उसमें भी लगभग आपको 100 ही पे करने पड़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। तो मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। ये 100 रुपये आप इधर उधर जो है खर्च हो जाएगा आपका एक दिन में। इसको बचाने के चक्कर में अपना करियर दांव पे ना लगाएं, आप तुरंत जुड़ जाएं हमारे साथ। बाकी अगर आपको नहीं जुड़ना तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप YouTube पर भी हमसे पढ़ सकते हैं। YouTube पर भी बढ़िया कंटेंट होता है। PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सहजता से पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी YouTube पर ही मैं इतना कंटेंट दे देता हूं कि आपका बेड़ा पार हो जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, 1-2 दिन पढ़ने पर भी आप पास हो जाते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आगे अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएँ और हमारे साथ एक प्रॉपर गाइडेंस में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एक एक प्रश्नों को आपको निचोड़ करके रख देता हूं। ऐसे आपको कहीं पर कोई समझा रहा हो तो बताओ आप, लेकिन मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं कि जिसका कोई जवाब नहीं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मानसून से आप क्या समझते हैं? मानसून किसे कहते हैं? देखिए, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है मौसम से।
ठीक है, या ऐसी हवाएं होती मौसम जो वर्ष में अपनी दिशा मौसम के अनुसार बदलती हैं। मानसूनी प्रदेशों में हवाएं प्रत्येक 6 माह में अपनी प्रवाहित दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। या पवने गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानी जाती हैं। दक्षिण पश्चिम से मतलब कि यहाँ से आप देखते हैं ये दक्षिण पश्चिम कौन हो सा, ये दक्षिण हो गया, यही पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम यानी हवाएं इधर से आती हैं, ठीक है। और यही जो होती हैं गर्मी सर्दियों में जो आता है उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मतलब कि इधर से मानसून लौटता मानसून जिसको आप कहते हैं, तो यहाँ से मानसून आता है, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पूर्वी मानसून हो जाता है उल्टा सेम। तो इधर से जाता है फिर उधर से लौट, इधर से जाता है टकरा करके इधर से, फिर यहाँ से लौट करके आता है, इधर से भी आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं पे ये आता है लौट करके। सर्दियों में जो बारिश करवाता है वो आपका लौटता मानसून होता है। और जब जाता है मतलब जब मानसून आता है बेटा, अभी देखो ठंडियों में बारिश होने वाली है, अब होगी कुछ दिन में बारिश, चूँकि मानसून लौटेगा भी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मानसून यही होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। कल मैंने समझा था महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में, यानी महाद्वीपों के वे भाग जो समुद्र में डूब जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। इनकी जो औसत गहराई होती है बेटा 100 फैदम के आसपास, यानी कि लगभग 200 मीटर होती है। एक फैदम में 1.8 मीटर होता है, यानी लगभग 6 फीट का एक फैदम होता है, ठीक है। तथा ढाल जो होता है 1 से 2 डिग्री के बीच में रहता है। यानी जैसे महासागर का महाद्वीपों का वह भाग जो महासागरों के एकदम जस्ट बगल में होता है और जल में डूबा रहता है, लेकिन ऊपर से अगर आप देखो तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल तक मतलब उसके पानी के नीचे तक भी जाती हैं। तो ये होता है आपका महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपों के मग्न तट इनके ढाल पर निर्भर करते हैं। अधिक ढाल वाले मग्न तट की चौड़ाई कम और कम ढाल वाले मग्न तट की चौड़ाई ज़्यादा होती है। अगर ढाल कम है चौड़ाई ज़्यादा होगी, ढाल ज़्यादा है बेटा तो वहाँ पर चौड़ाई कम होगी। महाद्वीपों या महाद्वीपीय तटों पर यदि पर्वत मिलते हैं तो मग्न तटों की चौड़ाई कम और मैदानों की स्थिति अगर मिलती तो चौड़ाई यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि पर्वत मिलेंगे तो आपको पता है कि चोटी टाइप के मिलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर पठार मिलेंगे, मैदान मिलेंगे तो वहाँ पर एक टेबल शेप में मिलेंगे और चीज़ें लंबी होंगी, मतलब चौड़ी होंगी। परंतु भारतीय पश्चिमी तट इसका अपवाद रहता है। भारतीय पश्चिमी तट पर जो है ये सारे नियम कायदे सब फेल हो जाते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। यानी तो महासागर में जो डूबा हुआ भाग जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, उथला हुआ होता है, छिछला हुआ होता है, उसी को महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराएं क्या है। देखिए जिस प्रकार भूमि पर नदियों में पानी बहता रहता है उसी तरीके से बेटा महासागरों में भी कई कारणों से जल प्रवाहित होकर के विशेष दिशा और विशेष मार्ग में जब विशेष गुण वाला ठंडा या गर्म पानी बहने लगता है तो उसे धारा कहा जाता है। धाराएं महासागर की सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और सभी सागरों में व्याप्त एक गतियाँ होती हैं। जैसे महासागरों में क्या होता है, लहरें उठती हैं, लहरें उठने के बाद में फिर वो लौट भी आती हैं। कभी कभी जब लहरें समुद्र में खूब तीव्र गति से उठती हैं उसको ज्वार कहते हैं, और जब गिरती हैं तो उसी को भाटा कहते हैं। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। मोक हाउस नाम के एक भूगोलवेत्ता हैं, कहते हैं कि समुद्री जलधाराओं को परिभाषित करते हुए कि महासागर के सतह की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में, यानी दिशा भी इसकी निश्चित होती है और गति भी इनकी लगभग सामान्य होती है। साथ ही साथ में ये एक प्रकार से इनका जो क्वालिटी है कभी गर्म होती है कभी ठंडी, इसीलिए ठंडी जलधारा अलग होती है, गर्म जलधारा अलग होती है। तो ये समान गति को महासागरीय धारा कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखें। ठंडी जलधारा भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है तरंग किसे कहते हैं। देखिए पवन के सतह प्रवाह तथा अन्य शक्तियों के कारण सागरीय जल में संचलन या गति उत्पन्न होती है। इन शक्तियों के प्रभाव से कभी सागरीय जल आगे बढ़ता है तो कभी पीछे हटता है। वह नदी के जल की तरह अपना स्थान नहीं छोड़ता है। समुद्र का जल ऊपर उठता है, आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, इस तरीके से चलता है। लेकिन जब नदियाँ क्या होती बहती रहती हैं, जैसे एक स्थान पर आज इस स्थान पर फलाने जल बह रहा है, जल की क्वालिटी मतलब लाल जल बह रहा है, और वही लाल जल जो होगा आप देखेंगे 1 घंटा बाद में तो वो लाल जल पता नहीं कितनी दूर निकल जाएगा बह करके। लेकिन समुद्र का जो जल होता है वो लहरों के माध्यम से आगे नहीं बढ़ता, लहरें आती टकराती, फिर वो लहरें वापस तट से टकरा करके लौट जाती हैं। यानी कि समुद्र में इस तरीके की गति होती है। तो यही तरंग टाइप का होता है, ठीक है। वरन सागरीय जल के आगे बढ़ने तथा पीछे हटने में सागरीय जल के कण अपने ही स्थान पर वृत्ताकार रूप में संचलन करते रहते हैं। ऐसे उठते भंवर बनता है, फिर वहीं पर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। अन्य स्थान परिवर्तन नहीं करते, अपने ही स्थान पर वृत्ताकार रूप में संचलन करते हैं, यानी गोल गोल घूमते रहते हैं। सागरीय जल के क्रमिक रूप से उठने और क्रमिक रूप से गिरने को ही तरंग कहा जाता है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो तरंग ये हो गया। अगला क्वेश्चन है महासागर में निक्षेप। महासागर निक्षेप मतलब होता है महासागर में जो कचरा कूड़ा कबाड़ होता है वो, ठीक है। महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं। अवसाद, अवसाद माने सेडिमेंट, यानी कि कचरा कबाड़ कूड़ा यही सब जो होता है यही अवसाद या मलबा कहते हैं।
अवसादी पदार्थों के जमाव को निक्षेप कहा जाता है, परंतु जब पदार्थों का जमाव महासागर की तली में हो जाता है तो उसको महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। कैसे तली में होता है? क्योंकि नदियाँ जो होती कहाँ पर गिरती बेटा? नदियाँ महासागरों में जाकर के गिरती हैं। नदियाँ जब महासागरों में जाकर के गिरेंगी तो इससे होगा क्या? इससे होगा नदियाँ अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कूड़ा कबाड़, पत्थर, तमाम चीज़ें बहा करके अपने साथ लेकर के आती। नदियों में बाढ़ आता है, गाँव के गाँव बह जाते हैं, तो वो सब आकर के समुद्रों में जाकर के ही गिरते हैं। ठीक है, तो जब वो सब जाकर के मलबा, कूड़ा कबाड़, तमाम पॉलीथीन, तमाम मलबा दुनिया भर का सब जाकर के क्या गिरता है? समुद्रों में गिरता है। समुद्र में गिरने से क्या होता है? लहरें चूंकि ऊपर उठती समुद्र में नीचे गिरती हैं, तो चूंकि कभी कभी नदियाँ इतनी तेज गति से गिरती हैं कि वो अंदर जाकर के मलबे धंस जाते हैं, तो महासागर के तली में जाकर के वो कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता है, तो वही महासागरीय निक्षेप होता है। इससे महासागर को बड़ा नुकसान होता है। निक्षेप असंगठित अवसादी पदार्थों के बने होते हैं। यह पदार्थ महासागर में कई स्रोतों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः प्राप्त स्रोतों, प्राप्त स्थल और स्वभाव, परिवहन तथा वितरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है। महासागरीय निक्षेप कई कारणों से होते हैं, जिनमें नदियों के जल जो बह करके आते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बायोम किसे कहते हैं? बायोम को ही जीवोम कहते हैं। ठीक है, बायोम और जीवोम। बायोम मतलब चूंकि वनस्पतियों की एक प्रजाति जो वहाँ पर रहती है और प्रभावित भी करती है जीवों को और खुद प्रभावित होती है पर्यावरण से, बायोम वाला इलाका होता है। प्रोफेसर सबिंदर सिंह नाम के विद्वान हैं, कहते हैं कि जब पारिस्थितिकी के अंतर्गत समस्त प्राणियों तथा पादपों का सम्मिलित रूप अध्ययन करते हैं तो उसे बायोम या जीवोम कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बायोम के अंतर्गत प्रायः स्थलीय भागों के समग्र प्राणी और पादप समुदाय को ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण करना बहुत कठिन है। सागर में बहुत सारे प्रजातियां, बहुत सारे जीव जंतु जिनका आप एक प्रकार से उनका वर्णन नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से बायोम ये होते हैं। ठीक है, सागरीय बायोम चूंकि इसलिए नहीं डिसाइड हो पाते चूंकि सागर में बहुत ज़्यादा प्रजातियां होती हैं, तो उनको डिसाइड नहीं कर सकते। जो महासागरीय बायोम होते हैं उनमें दिक्कत होती है, लेकिन महाद्वीपीय जो बायोम होते हैं स्थल खंड पे तमाम वनस्पतियां, तमाम जो है जीव जंतु सब इकट्ठा रहते हैं। जीवों की पूरा एक स्थलीय समग्र रूप जो पादप समुदाय या प्राणी समुदाय होता है उसी को बायोम कहा जाता है। एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं खाद्य श्रृंखला के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, अगला क्वेश्चन आ चुका, उत्पादक तथा उपभोक्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, उत्पादक इस जो होते हैं इसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, वह सभी पादप आते हैं या सभी वनस्पतियाँ आती हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, क्रिया करके अपना भोजन बनाती हैं और खाती हैं। इनमें क्लोरोफिल मिलता है जिससे यह भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो पदार्थों का उपयोग करते हैं, यानी जो उत्पादकों पर डिपेंड करते हैं। इनमें से 3 श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, या प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वह उपभोक्ता आते हैं जो उत्पादकों से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जैसे जीव जंतुओं से नहीं, बल्कि वो केवल जैसे ये साग सिवार या जो एक प्रकार से पालक वगैरह होती है, घास फूस, गेहूं चावल मक्का, ये सब खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं प्रथम श्रेणी में आते हैं। यह पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। द्वितीय श्रेणी में मांसाहारी उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। यह प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो मनुष्य है या जो पहला मतलब कि जो घास फूस खाते हैं उनको खा लेता है। जैसे घास है, घास क्या है? घास उत्पादक है। घास को कौन खाएगा? कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, तो कीड़ा क्या होगा? कीड़ा शाकाहारी हो गया। कीड़े को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है बेटा, तो मेढक क्या हो गया? मेढक जो हो गया आपका ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मेढक को कौन खा रहा है? सर्प खा रहा है। ठीक है, तो सर्प कौन हो गया? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यह पूर्णतः जो है किया जाता है प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते सीधे, और तृतीय और अंतिम उपभोक्ता वह होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के विशेषता रखते हैं, जिन्हें सर्वाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। तो कभी कभी मनुष्यों को भी तृतीय उपभोक्ता के रूप में शामिल कर लिया जाता है, कभी कभी द्वितीय उपभोक्ता के रूप में। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो घास फूस भी खा लेता है और मांस मछली भी खा लेता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जैविक अनुक्रमण की परिभाषा दीजिए। जैविक अनुक्रमण को एक ऐसी स्थिति माना जाता है जिसके कारण किसी स्थान पर निवास कर रहे जैविक समुदाय, जैविक माने जिसमें जीवन होता है,
उस स्थान पर कहीं और से विसरण के द्वारा प्राप्त जैविक समुदायों से वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तन आने लगते हैं उनमें, उसी को जैविक अनुक्रमण कहते हैं। यानी कि एक समुदाय रहता है, अब कहीं दूसरा कोई समुदाय है, उसका प्रभाव जो रह रहा समुदाय है उस पर होने लगता है, तो उसी को बोलते हैं जैविक अनुक्रमण, या उनके द्वारा मतलब कि उनका प्रभाव पड़ने लगता है दूसरे समुदाय का। ठीक है, इस परिवर्तन में वह जैविक समुदाय, जंतु और पादप दोनों, चूंकि जैविक समुदाय में जंतु और पादप दोनों शामिल हैं, जो इस परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ यदि स्वयं का परिवर्तन कर लेते हैं तो जीवित रह जाते हैं, अन्यथा शेष समाप्त हो जाते हैं। यानी अगर जैविक अनुक्रमण हुआ, ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से जैविक अनुक्रमण होता है, तो अगर वो हुआ उसमें आप अपने हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लिए उसके हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, तो आप बचे रहेंगे, अन्यथा आपका नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा आपका। ठीक है, जो जैविक समुदाय जीवित रह जाते हैं उन पर बाद में होने वाले अनेक प्रकार के परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसे ही जैविक अनुक्रमण कहा जाता है। तो ऐसे तमाम समुदाय जो आजकल नष्ट हो रहे हैं वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। और जो चीज़ें अपने हिसाब से या अपने आप को परिवर्तित कर रही हैं प्रकृति के हिसाब से, वो बच जा रही हैं, जैसे कि लैमार्क और डार्विन ने जिराफों के उदाहरण के माध्यम से समझाया था। ओडम कहते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले जैविक समुदायों में होने वाले परिवर्तनों की क्रमिक प्रक्रिया जैविक अनुक्रमण कहलाती है। क्या? किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले जैविक समुदायों में जब परिवर्तन होने लगता है तो उसी परिवर्तन की जो क्रमिक विशेषता होती है, क्रमिक प्रक्रिया होती है, वही जैविक अनुक्रमण होती है। अगला क्वेश्चन से पादपों के विसरण को स्पष्ट कीजिए। पादप जो होते, पादप माने वनस्पतियां, उनका विसरण क्यों होता है स्पष्ट करें। देखिए, पौधे एक ही स्थान पर स्थायित्व रखते हैं अपना, पौधे स्वतः गतिशील नहीं होते हैं, वरन इन्हें गति बाह्य तत्वों के द्वारा प्रदान की जाती है। चाहे कोई मनुष्य उसको उस प्रजाति को लेकर के कहीं अलग लेकर के जाकर के बैठाएगा। अपने जन्म के स्थान के अलावा अन्य पौधों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को पादपों का विसरण कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर हिमालय की चोटी पर कोई वनस्पति है, अब वहाँ से आप ला करके उत्तर प्रदेश के मैदानों में उसकी खेती करना शुरू कर दें, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पादपों का विसरण कहा जाएगा। इनका अनियंत्रित स्थान पर उगना बीजों के विसरण के द्वारा ही हो जाता है, क्योंकि इनके बीजों को अलग ले जाकर के या तो बोते हैं या फिर उनका कलम लगाते हैं। इस तरीके से प्रजातियों की एक खास एरिया में उनकी विशेषता होती है, उस खास एरिया के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उसको पूरे दुनिया में फैला दिया जाता है, तो वही फैलाना ही प्रसरण होता है पादपों का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब कई नदियां किसी एक उच्च पर्वतीय स्थान से निकल करके अलग अलग कई दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, या किसी घाटी में कई दिशाओं से अनेक नदियां आकर के किसी झील में मिलकर के मुख्य नदी को जन्म देती हैं, तो इस प्रकार के अफवाह को आर्य अफवाह या अभिकेंद्रीय अफवाह के नाम से जानते हैं, या अपकेंद्रीय अफवाह इसको कहते हैं। ठीक है, महादेव की पहाड़ियों से में नर्मदा नदी, दामोदर नदी और गोदावरी नदी निकलती हैं, और निकलती हैं तो अलग अलग दिशाओं से निकलती हैं। लेकिन फिर जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है बेटा, ये पहाड़ है, यहाँ से कोई ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से एक नदी निकली इधर दिशा में, एक नदी इधर निकली और एक नदी इधर दिशा में निकली। ठीक है, अब ये तीनों नदियाँ आपस में एक प्रकार से नदी जा रही है, ये यहाँ पर पहुँची। ठीक है, तभी तक एक प्रकार से दूसरी नदी यहाँ, ये वाली नदी जो है ये आ रही है, ये भी ऐसे जा रही है बह करके। ठीक है, और तब तक ये वाली नदी आई, ये भी बह करके ऐसे जा रही है। अब ये नदियाँ जो होती हैं एक ही स्थान पर आकर के, एक ही झील कोई है, यहाँ पर आकर के नदियाँ मिल जा रही हैं, और फिर यहाँ से एक धारा में नदियाँ बह करके निकल जा रही हैं। तो ये एरिया जो मतलब ये नदी जो होती है, इसी प्रकार के अफवाह को, यानी कि नदियाँ निकली तो थीं उद्गम स्थान से 3 दिशाओं में। ठीक है, 3 दिशाओं में निकली थी। ठीक है, ये एक दिशा ये, एक दिशा ये और एक दिशा ये, 3 दिशाओं में निकली थी, लेकिन आकर के मिल करके वो एक ही दिशा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके के अफवाह प्रतिरूप, अफवाह माने कीजिए जो पूरा का पूरा ये एरिया बना पूरा का पूरा, इसी को अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो इस तरीके के अफवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप या अभिकेंद्रीय या जो है आर्य अफवाह या अभिकेंद्रीय अफवाह कहा जाता है। नदियाँ जो होती इस तरीके से बहती हैं। ठीक है, नदियाँ जब बहती हैं तो तमाम प्रकार की क्रियाएँ भी करती रहती, तमाम प्रकार के अपर्दन वगैरह किया करती हैं। नदियाँ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न है वलयाकार अफवाह प्रतिरूप क्या होता है। वलयाकार, एक वलय के रूप में। देखिए, वलयाकार अफवाह प्रतिरूप को चक्राकार क्रम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जलधारा एक वृत्त के आकार की फैली रहती है। इस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से प्रौढ़ और घर्षित गुंबदीय पर्वतों से विकसित होता है। इन गुंबदों पर नदियां उनकी परिक्रमा करती हुई प्रवाहित होती हैं। जैसे कि गुंबद बना हुआ है, ऐसे
गुम्बद टाइप का, इसे पहाड़ है कोई, इस पर कोई नदी निकले तो नदियाँ मान लेते इधर से बह करके इधर आ गई, इधर से बह करके इधर, इस तरीके से बह करके जाती हैं। तो इस प्रकार का जो अफवाह प्रतिरूप होता है तो गुम्बद ये होता है। इन गुम्बदों पर नदियाँ उनकी परिक्रमा करती हुई प्रवाहित होती हैं। यदि गुम्बदनुमा पर्वत कठोर और मुलायम शैलों का बना होता है, यदि उसका पर्याप्त अनाच्छादन हो चुका होता है, तो मुख्य अनुवर्ती नदियों की सहायक परवर्ती नदियों का विकास इन मुलायम चट्टानों वाले भागों में गुम्बद के चारों तरफ परिधि के आकार में हो जाता है। यानी जैसे मान लेते हैं अगर ये नदियाँ बह रही हैं इस पर, और ये गुम्बद जो है, इसकी शैलें जो है, इसका चट्टान जो है कमज़ोर है, तो उन चट्टानों का अपर्दन, अनाच्छादन मतलब क्या होता है? अनाच्छादन वह क्रिया होती है इसमें अपर्दन और अपक्षय दोनों शामिल होता है। अपक्षय क्या होता है? जब नदियाँ का बहाव से, झोंके से ये पत्थर टूट जाए जो जिस पत्थर पर बह रही हैं, तो वो हो गया आपका अपक्षय, यानी कि टूट जाना। लेकिन वही नदियों से वो टूट करके वो पत्थर बहने लगे, उसके साथ मलबा बहने लगे, तो वो हो जाता है अपर्दन। और अपर्दन और अपक्षय दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? अनाच्छादन बनेगा। यानी जब एक प्रकार से ये नदियाँ जो होती हैं ऐसे घूम घूम करके इसको तोड़ देती हैं, तभी नदियों का पूरा क्या होता है? सब आपस में मिल जाती हैं और एक तरीके से एक नदी निर्माण बन जाती है। तो वैसे ये तो वलयाकार हो जाती हैं ये, लेकिन जब ऐसी क्रिया होती है कि ये चारों तरफ बहने लगते हैं, टूट अनाच्छादन की क्रिया खूब हो जाती है, तो इसका शेप उसी गुंबद के आकार का हो जाता है, नदियाँ चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है। नदियों का विकास इन मुलायम चट्टानों वाले भागों में गुंबद के चारों तरफ परिधि के आकार होता है। यूएसए के ब्लैक हिल गुंबद में पर्याप्त अनाच्छादन के बाद नदी सेइन और उसकी सहायक जलधाराओं ने चक्राकार अफवाह प्रतिरूप का विकास किया। इंग्लैंड के वेल्ड में भी नदियों ने अनाच्छादित गुंबदों पर वलयाकार प्रतिरूप का विस्तार किया है। तो इस तरीके से वलयाकार प्रतिरूप होता है, नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ये सब आपका नदियों के द्वारा, नदियों की अफवाह के द्वारा जो, या नदियों के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नदियों के द्वारा क्या बनता है? डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आ सकता है, कई बार आया हुआ है। नदी के मुहाने के समीप जहाँ नदी का संगम और अंत सागर तक होता है वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा बनता इसलिए है क्योंकि जब नदियाँ बेटा क्या होती हैं, नदियाँ बहुत अधिक, एक प्रकार से बहुत अधिक तीव्र गति जब निकलती हैं नदियाँ तो बहुत तेज़ गति से आती हैं, क्योंकि उनकी युवा अवस्था होती है। और जैसे आज आपकी युवा अवस्था है, आपसे कोई बोलता है तो आप तुरंत मार करने के लिए उतारू हो जाते हैं, झगड़ा करने के लिए। क्या है, रुको देखे थे तुम्हें, देख ले कितना बड़े तीरंदाज हो तू, ठीक है। लेकिन जब थोड़े बुढ़ाए लगे तो ब्याह गौन हो जाते तो थोड़े खूने में ठंडी आई जाती, ठीक कुछ क्यों बोल दी, ठीक है, अरे ठीक है भैया, ठीक है, माफ़ करो, गलती है, क्यों कुछ लगा। यानी थोड़ा सा झुकाव आता है। देखिए अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है और झुकाव उसी में होता है जिसमें कुछ जान होती है। तो अगर आप अकड़ते हैं, ये अरे अभी तो ये कर लेंगे, वह कर लेंगे, दुनिया भर का ये सब कर लेंगे, ये अगर करते हैं तो आप जान लीजिए एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हैं। लेकिन अगर आप कोई भी सिचुएशन है उसको अपने दिमाग से हैंडल करते हैं, ठीक है, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। आपको किसी ने गाली दे दिया, अगर आप उसको गाली दोगे तो बात बढ़ जाएगी। आप ठीक है बेटा, और 2-3 गाली दे दो गाली दो भाई, और आप 2-3 गाली दे दो, बेचारा खुद ही परेशान हो जाएगा, कहे क्यों रहा है कि हमको गरियाओ, वो हईदास जाएगा, परेशान हो जाएगा। यहाँ पर मेन चीज़ें होती हैं सुनने वाले का जो माइंड सेट है वो कैसा है। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, आप उस पर रिएक्शन ही ना दो, आदमी वही से पगला के मर जाएगा, वो दोबारा आपको कुछ बोलेगा नहीं। लोग गाँव में उसी को चिढ़ाते हैं जो ज़्यादा चिढ़ता है, उसी के लोग मज़े लेने लगते हैं, और जो चिढ़ता ही नहीं उसके लोग मज़े नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चिढ़ना बंद कर दो। इसका निर्माण, जब नदियाँ जो होती हैं एकदम जवानी अवस्था में होती हैं, बहती बम 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 बहती हैं, तालक आमने सामने जो आ जाए सबको चीड़ फाड़ के निकल जाएं। लेकिन जब क्या होता है, वही नदियाँ जब बहुत ज़्यादा टकराती हैं, उफनाती हैं, पूरा पहुँचती हैं, जब अपने मतलब कि खूब लंबी दूरी तय कर लेती हैं, तब ठंडा जाती हैं, उनकी गति धीमी पड़ जाती है, और जो अपने साथ तमाम प्रकार के कूड़ा कबाड़ जो अपने साथ है सबको बहा करके ले जा रही होती हैं, वो चीज़ें जब उनकी गति धीमी होती है तब वह भी एक प्रकार से कूड़ा कबाड़ जो होते हैं वो अपने स्थान पर छूटने लगते हैं। उसी छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। वही जब अवसाद छूट जाते हैं तो वहाँ पर अवसाद का ढेर लग जाता है, नदियों के आगे एक बांध सा बन जाता है। नदियाँ जो होती कई छोटी छोटी धाराओं में फिर वहाँ से अपन बहने का प्रयास करती हैं, ठीक है। तो उसके बीच का एरिया पूरा बड़ा भूभाग फैल जाता है, उसी बड़े भूभाग को ही डेल्टा का मतलब डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे पश्चिम बंगाल का डेल्टा जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा के बीच में बना, ठीक है। तो इसका निर्माण नदी की वृद्धावस्था में होता है। नदी में वेग तथा भार ढोने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है।
अपने साथ लाए गए प्रत्येक पदार्थ का नदी इस समय निक्षेप यानी छोड़ देती है। यह निक्षेपित पदार्थ नदी के मुहाने के समीप जमा होने लगता है। जब इस निक्षेपित पदार्थ की आकृति ग्रीक भाषा के डेल्टा की तरह हो जाती है, त्रिभुजाकार यानी इस तरीके की, ठीक है, तब इसी को एक प्रकार से डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा चूंकि ग्रीक शब्द में डेल्टा, इसी को तो कहते हैं डेल्टा। किस तरीके का डेल्टा ये होता है, ये त्रिभुज होता है, त्रिभुजाकार डेल्टा एक प्रकार से डेल्टा ये होता है। एक लैम्डा होता है, लैम्डा किस तरीके से बनता है, ये लैम्डा हो गया। डेल्टा आपका यही होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार। तो उसी तरीके से शेप बन जाती है। जैसे नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं खूब तेज से, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सामने यहाँ पर कूड़ा कबाड़ उसका रुक गया, अब ये नदियाँ कई धाराओं में इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से धाराओं में कई धाराओं में बट जाएंगी, ठीक है। फिर जाकर के नदियों में फिर भी इकट्ठा होकर के फिर गिर जाएंगी। तो ये एक प्रकार से एक त्रिभुज जैसा ये बन जाएगा, ठीक है, ये त्रिभुज जैसा। तो इस तरीके से डेल्टा का निर्माण हो जाता है बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, 4 नदी अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के नाम बताएं। नदियों के अपरदन से कौन सी 4 स्थलाकृतियाँ बनती हैं। पहली बात तो बी आकार की घाटी बनती है, ठीक है, बी आकार की घाटी नदियों से इस तरीके की घाटी बनती है, ठीक है। इसके अलावा जलप्रपात यानी झरना बनता नदियों से। नदियाँ जब चूंकि यहाँ से मानते हैं ये सेप है, यहाँ से जब वहाँ से ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियाँ झरने के रूप में नीचे गिरती हैं, ठीक है। तो झरना जलप्रपात। नदी विसर्प, नदियाँ कभी कभी क्या होता है, नदियाँ जब बहती हैं तो इस तरीके से ये देखें, ये नदी विसर्प यानी सर्प की भांति आगे बढ़ते, चूंकि यहाँ पर मलबा, यहाँ पर गोकुल झील का भी निर्माण होने लगता है, ठीक है। और इसके अलावा गोखुर झील यानी गऊ के खुर की भांति, देखिए खुर की भांति है कि नहीं है। जैसे नदी यहाँ पर से बह रही खूब तेज से, यहाँ पर कुछ रुकना आ गया आगे, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित करके इधर से निकलेंगी, फिर आगे कुछ रुकना आ गया इधर, फिर इधर से बह गई, फिर इधर से रुकना आ गया, फिर इधर से इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके बहती। तो नदी विसर्प, विसर्प देख रहे हैं, इस तरीके नदियों का विसर्प, ये सांप की भांति ये चल रही है, ठीक है, इस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर जो बीच वाला एरिया बचेगा गोल गोल, वहाँ पर कभी कभी क्या होगा, जैसे यहाँ नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पर कोई रोकना आ गया, नदी इधर बही, फिर इधर से आई इधर। लेकिन कभी कभी क्या तो ये एक पतली धारा इसी में से निकल आई, तो पतली धारा इधर से निकल गई, ठीक है, इधर से। अब यहाँ पर बीच में इलाका खाली हो जाता है, कभी कभी इस इलाके में आकर के पानी भर जाता है, फिर नहीं निकलता, तो पानी रुक जाता है। रुके हुए पानी को एक प्रकार से झील कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बालू का स्तूप। वायु के द्वारा अपरदित मतलब कि पदार्थों के द्वारा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। मरुस्थलीय भागों में यानी जहाँ पर मरुस्थल है, बालू वालू खूब ज़्यादा होती है, जैसे रेगिस्तान है, वो सब। मरु माने मरी हुई, स्थल माने स्थल, यानी ऐसा स्थल जो मरा हुआ है, जिसमें कोई जान नहीं, जिसमें उर्वरक क्षमता बिल्कुल खत्म के बराबर है। तो मरुस्थलीय भागों में वायु के स्वच्छ प्रवाह से, यानी जब हवा खूब तेज चलती है, अचानक व्यवधान आने पर वायु की गति कम हो जाती है तथा रेत के कणों का निक्षेप टीले के रूप में होने लगता है। तो इस प्रकार निर्मित आकृति को बालू का स्तूप। नदियाँ, जैसे नदियाँ खूब उठाती हैं, मलबा लेकर के अपने साथ बहाती हैं, तो एक जगह पर छोड़ देती तो वो डेल्टा बन जाता है। ऐसी ही हवाएं जब खूब तेज़ से, आप देखते हैं मरुस्थल में खूब तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो हवाएं जब खूब तेज़ चलती हैं और जब हवाओं की गति धीमी पड़ जाती है, तो अपने साथ जो वो बालू उड़ा करके लाती हैं, वो बालू इकट्ठे रुक जाता, छूट जाता है, तो एक स्तूप की भांति बन जाता है, इस तरीके के बन जाता है स्तूप की भांति, ठीक है। तो वही बालू का स्तूप इकट्ठे जब छूट जाती हैं, ठीक है, तो बालू का स्तूप वही होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, लोयस क्या होता है। लोयस से आप क्या समझते हैं। देखिए, फ्रांस में अल्सास प्रांत के लोयस नामक ग्राम के आधार पर इसे लोयस कहा जाता है। फ्रांस में चूंकि अल्सास प्रांत में एक गांव है लोयस, उसी के जैसा आकार हो जाता है लोयस का। लोयस का अध्ययन सर्वप्रथम फान रिचथोपेन नाम के एक वैज्ञानिक इन्होंने किया था, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में किया था। लोयस का जमाव मरुस्थलीय भागों से दूरस्थ भाग में होता है। वायु में हल्के तथा बारीक रेत के कणों का प्रवाह मरुस्थलीय भागों के बाहर वायु की गति के कम होने पर इन कणों का निक्षेपण हो जाता है। इस प्रकार के जमाव में परतें नहीं मिलती हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, यानी परतें नहीं मिलती हैं। इनका रंग भूरा होता है और पीला होता है। यह जमाव लगभग 30 मीटर गहराई तक देखने को मतलब देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के जमाव में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जैसे हवा उड़ी रेगिस्तान से, रेगिस्तान, और वो हवा बहुत तेज गति से निकल गई तो आगे बहुत दूर ले जा करके मैदानी भागों में गिरा दिया, कहीं पर अलग गिरा दिया, तो उससे एक प्रकार से ये हो जाता है आपका लोयस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वायु अपने अपर्दन के कार्य को किस प्रकार संपन्न करती है। तो पवन अपने निक्षेपात्मक है, पवन माने वायु, तो पवन अपने निक्षेपात्मक कार्यों के द्वारा अनेक स्थल रूपों का निर्माण करती है। निक्षेप मतलब छोड़ने की प्रक्रिया, अपने साथ कुछ बहा करके ले जा रही होती है, उसको छोड़ देती है, तो उससे निर्माण हो जाता है तमाम प्रकार के स्थलाकृतियों का। पवन का वेग जब कम हो जाता है तो अपने साथ लाए गए पदार्थों को छोड़ने लगती हैं। पवन के द्वारा इन रेतीले कणों को छोड़ने को ही बालू का स्तूप और लोहे जैसी आकृतियाँ बन जाती हैं, ठीक है। सन्नी घर्षण क्या होता है, इसको समझें। सन्नी घर्षण किसे कहते हैं बेटा, सन्नी घर्षण किसे कहते हैं। देखें, तो जब पवन के साथ रेत का कण उड़ने लगता है और वह मार्ग में पड़ने वाली चट्टानी हिस्सों को रगड़ने के साथ ही साथ स्वयं भी रगड़ खा करके घिसते रहते हैं,
कणों के आपस में घिसने की इसी प्रक्रिया को सन्निघर्षण कहा जाता है। सन्निघर्षण में क्या होता है, मान लेते हैं पवन के साथ जब रेत के तमाम कण उड़ते हैं और वही कण आपस में रगड़ने लगते हैं तो वही कणों के रगड़ने की क्रिया को सन्निघर्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न, गार्ज और कैनियन क्या होता है? गार्ज और कैनियन का निर्माण कैसे होता है? देखिए गार्ज और कैनियन की अगर बात की जाए, देखिए गार्ज नदी की जब बी आकार की घाटी पर जब तलीय अपर्दन की क्रिया होती है तो वी आकार की घाटी की तली अत्यधिक गहरी हो जाती है। वी आकार की घाटी, इसमें तली में जब एक प्रकार की कोई क्रिया होती है तो यह और गहरी होती चली जाती है। ठीक है, इस गहरी वी आकार की घाटी को गार्ज कहा जाता है। यानी कि जैसे घाटी ये है यहाँ तक थी, लेकिन इस पर क्या हुआ, तमाम क्रिया होती है तो ये गहरी और होती है तो इसी को गार्ज कहते हैं। ठीक है, गार्ज के पार्श्वों के ढाल और उत्तल रूप प्राप्त कर खड़े हो जाते हैं और घाटी का मध्य भाग बहुत संकीर्ण, बहुत पतला हो जाता है। जैसे कि सिंधु, सतलज, चंबल, नर्मदा, कृष्णा आज तमाम नदियों की जो घाटियां हैं गार्ज, चूँकि नदियां बहती है तो खूब तेज से गिरती तो गड्ढा बन जाता है, खूब गहरा गड्ढा बन जाता है, तो वही गार्ज होता है। कैनियन क्या होता है बेटा? कैनियन की बात करें तो गार्ज जब और अधिक संकीर्ण और गहरा हो जाता है, यानी गार्ज भी जब और गहरा हो जाता है और पतला हो जाता है वही गार्ज। ठीक है, तो उसी को कैनियन कहा जाता है। कैनियन की दीवारों का ढाल अत्यधिक खड़ा, एकदम से खड़ा सीधा होता है, वहाँ पर आप चलने की बात छोड़ो, वहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं टिक पाते हैं। शुष्क जलवायु वाले भागों में जब घाटी में गहरा होने की क्रिया होने लगती है तो उसी क्रिया के द्वारा कैनियन का निर्माण होता है। कैनियन बहुत गहरा गड्ढा होता है बेटा। ठीक है, गार्ज से भी गहरा। अगला प्रश्न आ चुका है, जलप्रपात किसे कहते हैं? झरना। तो जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टानें या बाधा आने से प्रपाती या लंबवत ढाल बन जाता है और तो इसे झरना, जैसे कि मान लेते हैं नदियाँ बह रही हैं यहाँ से यहाँ तक, पहाड़ मान लेते हैं, ये पहाड़ था। ठीक है, ये पहाड़ पर नदियाँ बह रही हैं, यहाँ पर बह रही हैं, लेकिन आगे क्या है कि टीला आ गया है और इस टीले से एक प्रकार से इस तरीके से चीज़ें हैं और यहाँ पर ढाला है इस तरीके से। तो यहाँ पर जाकर के यहाँ ऊपर से नदियाँ क्या कोई झरने के रूप में नीचे गिरेंगी, यहाँ पर नदियाँ खूब तरीके से झरना बन जाएगा वहीं पर। ठीक है, यानी क्या होगा कि संयुक्त राज्य व कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी में महान झीलों के क्षेत्र में बना है। ऐसे ही झरना है पूर्वी संयुक्त राज्य में अपलेशियन पर्वत की पूर्वी ढाल की ओर ऐसे ही क्रम में झरने देखने को मिलते हैं। इन्हें प्रपात रेखा कोई के झरने कहते हैं। जलप्रपात मतलब झरना। झरना तो जानते होंगे, बॉलीवुड की मूवी में खूब झरना देखे होंगे आप। अगला पर जलोढ़ पंख का हुए भाई, जलोढ़ पंख के बारे में बताओ। देखिए पहाड़ी भागों में उतरते ही पर्वत पदीय क्षेत्र, पर्वत पदीय मतलब कि जो पर्वत का नीचे वाला एरिया होता है, क्षेत्रों में नदी घाटी के ढाल में एकदम कमी आ जाती है। चूँकि अब पर्वत ये है, पर्वत नदियाँ बह रही हैं, अब जब इसका नीचे पर्वत देखिए इस तरीके से होता है तो यहाँ पर ढाल, देखिए यहाँ पर ढाल खूब था, यहाँ से नदियाँ गिरी खूब तेज़ से आ रही, खूब तेज़ से, लेकिन यहाँ पर ढाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फिर यहाँ पर जब आएंगी चोटी, फिर ये घाटी, फिर ये चोटी जाएगी यहाँ पर, तो इस तरीके से पहाड़ होते हैं। तो यहाँ पर जाकर के नदियों का ढाल कम हो जाता है, फिर इसे निकल गई नदियाँ, ठीक है, इधर से निकल गई मान लेते हैं, तो यहाँ पर ढाल कम हो जाता है। तो बेसिकली वही जो है क्या होता है, इसके उतरते ही पर्वतीय मतलब पर्वत पदीय क्षेत्रों में नदी के ढाल में एकदम कमी आने लगती है। इसके साथ ही साथ नदी के कटाव और बहाव की क्षमता में भी तेजी से कमी आने लगती है, क्योंकि जब ढाल कम होगा तो तीव्र गति से जो बह रही थी नदियाँ वो धीरे बहेंगी। इसी प्रकार पर्वत पदीय भाग में नदी जलोढ़ पंखों का निक्षेप त्रिकोणाकार या पंखाकार रूप में करती हैं। छोटी सरिताएं यानी छोटी जो धाराएं होती हैं और नाले शंकु की आकृति के तेज ढाल वाले त्रिकोणात्मक जमाव करते हैं, इन्हें ही जलोढ़ शंकु कहते हैं। अरावली पर्वत, विंध्याचल और मध्य भारत की पहाड़ियों की तलछटी में व निचले ढालों में ऐसे जलोढ़ शंकु आपको देखने को मिल जा सकते हैं। ये सरिताएं प्रायः जो है अनित्यवाही होती हैं। इस तरीके से जलोढ़ पंख का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए कालडेरा क्या होता है। कालडेरा और क्रेटर दोनों ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाली बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं। बाह्य मतलब बाहरी, ऊपर मतलब कि बाहर निकलती हैं। देखिए कालडेरा क्या होता है, कालडेरा किसे कहते हैं? तो जब ज्वालामुखी का ऊपरी भाग भयंकर विस्फोट से उड़ जाता है अथवा निमज्जन या धसाव के प्रभाव से वहाँ विशाल क्रेटर बन जाता है, क्रेटर माने छोटा गड्ढा, तो उसे कालडेरा या कड़ाह कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का विशाल मुख, जापान का असो कालडेरा, पश्चिमी कंबारी द्वीप का काला कालडेरा इसके विशेष उदाहरण। जैसे मान लेते हैं ज्वालामुखिता की क्रिया हुई, अब ज्वालामुखिता की क्रिया किसी पर्वत पहाड़ पर होगी। अब यहाँ से मान लेते हैं गैसों का लावा जो है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर एक छेद, यहाँ पर जब निकलेगा ऊपर तो एक छेद के माध्यम से, एक विस्फोट के माध्यम से निकलेगा बाहर। अब लावा निकल गया तो यहाँ पर एक छेद हो जाता है। यही विस्फोट दोबारा हुआ तो ये जब छोटा छेद होता है जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है,
छोटा छेद जो होता है क्रेटर कहलाता है। लेकिन जब यही क्रिया 2-3 बार इस जगह पर हो जाती है, ज्वालामुखी क्रिया, इसी छेद से 4-5 बार ज्वालामुखी निकल गया, तो इससे क्या होगा, एक बड़ा गड्ढा का निर्माण हो जाता है। तो वही बड़ा गड्ढा जो होता है उसी को कालडेरा कहा जाता है। ठीक है, छोटा गड्ढा मतलब कि छोटा गड्ढा बेटा क्या होता है, छोटा गड्ढा यानी कि जहाँ से ज्वालामुखी क्रिया एक बार हुई वो क्रेटर होता है। तो वो एक प्रकार से फिर मान लेते हैं क्रेटर हो गया। अब क्रेटर जो होता है बेटा, इसमें क्या होगा, एक बड़ा गड्ढा होता है ये भी, लेकिन जो बहुत बड़ा गड्ढा होता है उसे कालडेरा कहते हैं। कालडेरा चूँकि कड़ाही भांति होता है, एक चौड़ा कड़ाहा की तरह से धसाव हो जाता है, उसमें पर्वत के ऊपर धस जाता है एरिया। वहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है कि पानी बरसा और पानी भी भर जाता है, तो इस तरीके से कालडेरा झील का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान दें। और क्रेटर में, क्रेटर छोटा गड्ढा तो छोटी झील का निर्माण होगा, तो क्रेटर झील कहेंगे उसको। यानी कि जब 4-5 बार ज्वालामुखी क्रिया होगी तो कालडेरा बन जाएगा वही क्रेटर, क्रेटर छोटा और कालडेरा बड़ा। बस। अगला प्रश्न आप चुका, लैकोलिथ क्या है? लैकोलिथ, बैकोलिथ, फेकोलिथ। जब भी लिथ उठा है इसका मतलब ये है कि ज्वालामुखी, जब चूंकि ज्वालामुखी में मैग्मा जो होता है, गैसें जो होती हैं अंदर से आती पृथ्वी के, तो पृथ्वी के अंदर जब आती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी की सारी चट्टानें एकदम नरम हैं निकल आएंगी बाहर। वो चट्टानें मतलब बहुत बल लगा करके ऊपर आने का प्रयास करती हैं, वो मैग्मा जलवाष्प जो अंदर भरा हुआ है दहकता हुआ ऊपर पृथ्वी पर आने का प्रयास करता है। लेकिन वो एक प्रकार से, चूंकि पृथ्वी की चट्टानें भी मजबूत हैं, आ नहीं पाता। जहाँ से थोड़ा सा सुराग पाता है या बहुत नमी पाता है उधर से निकलने का प्रयास करता है। इसी वजह से ज्वालामुखी समुद्रों में ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहाँ से निकलने का प्रयास करता है, लेकिन क्या होता है वो निकल नहीं पाता कभी कभी। तो वही एक प्रकार से जो मैग्मा होता है कभी कभी ऐसे फैल जाता है, क्योंकि जिधर ऊपर जगह नहीं पाता जाने के लिए तो इधर बगल में निकल गया, उधर निकल गया, जहाँ जाने का रास्ता पाया उधर ही निकल गया। अब वो चूंकि वो अपना ऊपर वाला गंतव्य नहीं पाया जहाँ निकलना चाहता था, तो इधर उधर फैल जाता है। उसके फैलने से मोटी मोटी चट्टानें अंदर पड़ जाती है, सिल, डाइक, ठीक है, ये सब चीज़ें, बैकुलित, फेकुलित, ये सब पड़ जाती है। ठीक है, यानी यह भी भूभाग के अंदर एक उन्नतोदर ढाल की आकृति होती है। प्रायः परतदार चट्टानों के बीच यह आकृति पाई जाती है। अतः जब दोनों के बीच गर्म मैग्मा भर जाता है तो वाष्प और गैस के कारण से ऊपर की परत गुंबद की भांति फूल जाती है या उठ जाती है तथा वहाँ लावा भर जाता है। इस प्रकार भरे हुए लावा को लैकोलिथ कहा जाता है। उदाहरण के लिए लैकोलिथ की आकृति संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह प्रांत के हेनरी पर्वत पर आपको दिख जाएगी। इसकी छतरी नुमा आकृति होने से इसे छत्रक भी कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके, जैसे मान लेते हैं यहाँ से निकल रहा था मैग्मा, नहीं निकल पाया, इधर फैला और फैल गया सीधे, तो उसको बोलते हैं सिल। ठीक है, इसे इधर फैल गया सीधे तो डाइक। ठीक है, और इसी फैल गए के बारे में इस तरीके से गुंबद बन गया, यहाँ से ऊपर उठ गया भाग, तो वहाँ से ऊपर कुछ भाग उसका वो भी ऊपर उठ जाए ज़मीन का, तो इससे क्या होता है ये वाला एरिया जो होता है पूरा अंदर इससे पूरा इस तरीके से बन जाता है। तो उसी को आपका जो बोलते हैं बैकोलिथ, ये क्या था, लैकोलिथ। ठीक है, तो लैकोलिथ हो जाएगा। भू अभिनति क्या होती है? भू सन्नति या भू अभिनति जियोसिंक्लाइन। साधारण अर्थ में भू अभिनति का तात्पर्य जल पूर्ण गर्त से होता है, कि जल जिसमें भरा हो और गहरा गड्ढा, सकरा गड्ढा, ठीक है, जिसमें तलछट का जमाव होता रहता है, जिस कारण से उसकी पत्तली में निरंतर नीचे धसाव होता रहता है। परिणाम स्वरूप अधिक गहराई तक अवसादों का जमाव हो जाता है। भू अभिनति लंबा, सकरा और उथला जलीय भाग होता है, जिसमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता जाता है। वस्तुतः भू अभिनति की तली पर काफ़ी अधिक गहराई तक तलछट का निक्षेप होता रहता है। यह निक्षेप मुख्यतः नदियों के द्वारा किया जाता है, नदियाँ ला करके बहाती हैं। भू अभिनतियों की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी जा सकती हैं। भू अभिनतियों को भू सन्नति भी कहते हैं। देखिए, भू अभिनतियों के जलीय भाग होते हैं, ऐसे जलीय भाग होते हैं जिसमें लगभग निरंतर अवसाद का जमाव होता रहता है। ठीक है, भू सन्नति में उथले जलीय भाग हैं, जिनमें भू सन्नति वे उथले जलीय भाग हैं जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ ही उनकी तलियाँ भी धंसती रहती हैं। जैसे कि ये हो गया नदी का जल जो है बह करके आ रहा है, यहाँ पर आकर के नदियों में गिरता है, मतलब महासागरों में, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आकर गिर रहा है। अब यहाँ पर गिरेगा तो ये चूँकि तेज गति से गिरेगा तो गड्ढा बढ़ता चला जाएगा, और चूँकि अपने साथ जो नदियाँ बहा करके कूड़ा कबाड़ लाती हैं वो डेल्टा मतलब कि छोड़ नहीं पाते, कुछ चीज़ें भी लेकर के आती, तो वो चीज़ें नीचे गिरती जाएंगी, धंसती जाएंगी, ज़मीन धंसती जाएगी, बहुत धंस जाएगी नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से गहरा सकरा भाग जो बहुत धंसता चला आता है, जो कि वहाँ पर निक्षेप होता रहता है। अब इसी प्रक्रिया को क्रोबर महोदय ने कोबर भू सन्नति के सिद्धांत को कह दिया
इसके द्वारा बताया कि पर्वतों का निर्माण होता है। क्या होता है, जब इस पर खूब ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा, इस एरिया पर खूब दबाव पड़ जाएगा, नीचे की ओर दबाव पड़ेगा, क्योंकि माल खूब भर जाएगा यहाँ पर, माल भर जाने से यहाँ पर दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने से क्या होगा, ये वाले एरिया ऊपर भागेगा, ये वाला एरिया इधर भागेगा। ऐसे कल मैंने समझाया था आपको। तो क्या होगा, आपस में टकराएंगे, टकराने के साथ साथ क्या होगा बेटा, ये चीज़ जब टकराएंगे तो बीच का जो मलबा होगा ये भी ऊपर उठने के भाग प्रयास करेगा, ऊपर उठेगा और इस तरीके की एक प्रकार से वलन पड़ जाएगा, तो वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। हिमालय वगैरह ऐसे बने हुए पर्वत हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं। देखिए आ गया वलित पर्वत। वलित पर्वत मतलब होता है जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं, जिनका विस्तार प्रायः हर महाद्वीप में पाया जाता है। यदि उनके वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो महाद्वीपीय किनारों पर या उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत, अल्पाइन पर्वत समूह, राकीस पर्वत, एटलस पर्वत, ये सब जो है वलित पर्वतों के उदाहरण है। ठीक है, वलित पर्वत में कई अपनति या कई अभिनति यानी एंटी सिंक्लाइन और अभिनति यानी कि सिंक्लाइन दोनों पाई जाती है। इसे एक होता है ये अपनति अभिनति, अपनति जो होता है ऊपर की ओर होता है और सिंक्लाइन जो होता है गड्ढा, यानी कि ये होता है आपका जो है अभिनति नीचे और अपनति ऊपर। ठीक है, ऐसे से ये वलन पड़ जाता है, चट्टानें मुड़ जाती हैं, यही वलन होता है। ठीक है, एक चोटी एक घाटी, एक अपनति एक अभिनति। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न बेटा, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। भौतिक भूगोल का अर्थ, भौतिक भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु पृथ्वी पर स्थित जलीय जीव जगत है। स्थित जीव मतलब कि जो स्थित जीव जगत है, चाहे वो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, तीनों को मिला लेंगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा जैवमंडल। तो जैवमंडल का अध्ययन करता है। जल, थल और वायु का आवरण है, जिसमें वनस्पति और प्राणी जगत के जीवन का विकास होता है और जो जीवमंडल के जीवों, खासकर वनस्पति और प्राणी जगत के लिए सुयोग्य निवास क्षेत्र प्रदान करते हैं। भौतिक भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमें समस्त भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल को निम्न विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया, जैसे कि स्टालर महोदय कहते हैं कि भौतिक भूगोल समान रूप से भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय होता है जो मानव पर्यावरण पर समान रूप से प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका भौतिक भूगोल, जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल इन तीनों को संयुक्त रूप से जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल वनस्पतियां और पादप समुदाय, जंतु, जीव जंतु सब शामिल होते हैं, आपस में प्रभावित होते हैं और पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं। इसी के अध्ययन को भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न सौर परिवार क्या है। देखिए, सौर परिवार वह परिवार होता है जिसमें सूर्य और उसका परिवार होता है, जिसमें सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण वरुण, इसको यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। ये 8 ग्रह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य लघु ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और धूमकेतु होते हैं और उल्कापिंड होते तमाम सारे, ये सब भी सौरमंडल के ही भाग होते हैं। एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह मतलब कि जो ऐसे ग्रह जो कि अपनी परिक्रमा अपनी कक्षा में नहीं करते, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मतलब कि एक था, क्या नाम था उसका, यम नाम का ग्रह था। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हो गए हैं, क्योंकि वो अपनी कक्षा से या अपनी परिक्रमा अपनी कक्षा में नहीं कर रहा था, इस वजह से उसको हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। ठीक है, यम जिसको आप बोलते हैं प्लूटो अंग्रेजी में। ठीक है, तो प्लूटो अब ग्रह नहीं है, वो एक क्षुद्र ग्रह है। ऐसे ही ग्रहों के जो चारों तरफ घूमते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह मतलब कृत्रिम उपग्रह भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए, सैटेलाइट जिनको कहते हैं। जो पृथ्वी के आसपास मतलब पृथ्वी के चारों तरफ घूमेंगे वो पृथ्वी वाले उपग्रह होंगे, शनि के चारों तरफ घूमेंगे शनि के उपग्रह होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भौतिक भूगोल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी समझाएं। भौतिक भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है। प्रारंभ में भौतिक भूगोल पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन को भौतिक भूगोल समझाता था, परंतु वर्तमान में भौतिक भूगोल अन्य भूविज्ञानों से चयनित विषयों का समूहन होता है और समन्वय ही नहीं बल्कि भौतिक पर्यावरण व मानव के पारस्परिक क्रियाओं के प्रतिरूपों का भी अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत होने लगा है। वर्तमान समय के अनुसार भौतिक भूगोल मानव कल्याण की इच्छा से मानव के द्वारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन के कुप्रभावों और उनसे उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं के मूल्यांकन एवं समाधान पर केंद्रित हो गया है। और इस तरीके से भौतिक भूगोल जो है एक वैज्ञानिक विचारधारा रखने वाला एक सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे भैया। प्रश्न, मध्य महाजीवी कल्प को ट्रियासिक व जुरासिक युगों में बताइए। देखिए, मध्य महाजीवीय कल्प को ट्रियासिक और जुरासिक युगों में बांटा गया है। ट्रियासिक युग क्या है? इस युग में गोंडवाना स्थलखंड ने उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ कर दिया था। उसका दक्षिण भाग अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर में विभाजन हो गया था। मैंने आपको कल गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का पूरा स्टोरी बताई होगी, आपको पता होगा। ठीक है,
इस समय आल्पस और हिमालय के स्थान पर टेथीज नाम का सागर बहता था। ठीक है। दूसरी बात, जुरासिक काल। जुरासिक युग जो है यह युग 18 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ होगा। इस युग में पृथ्वी पर डायनासोर जैसी विशाल जीवों का विकास जुरासिक काल में हुआ। समस्त जीवों पर प्रभुत्व किसका था? डायनासोर का था। इस युग में धीरे धीरे जलवायु ठंडी होती गई, शुष्क होने लगी और जीवों का विकास होने लगता है। अगला युग आता है बेटा क्रेटेशियस युग। क्रेटेशियस युग किसे कहते हैं? देखिए, यह युग लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। इस युग में उत्तरी गोलार्ध में सामुद्रिक प्रवाह के कारण से ब्रिटेन से जर्मनी तक की भूमि खड़िया यानी चाक से ढक गई थी। इस युग में नेवादा भू संचलन के द्वारा कार्डिलेरा का विस्तार हुआ तथा दक्षिणी भाग में लावा प्रवाह हुआ। इस युग में प्रथम बार पुष्पयुक्त पौधे उत्पन्न हुए, इसमें फूल लगते हैं, जैसे नारियल, ओक, वालनट, ये सब उत्पत्ति आप देखते हैं क्रेटेशियस युग में होने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सियाल परत की जो है संक्षिप्त के बारे में टिप्पणी की है। सियाल क्या है? सियाल को बेसिकली SIAL बोलते हैं। ठीक है, सियाल सीमा निफे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात की जाए तो पृथ्वी का केंद्र ये है। पृथ्वी के इस भाग को अगर हम देखें तो पृथ्वी का ये ऊपर यहाँ पर हम रहते हैं, ये वाला एरिया, ये पृथ्वी पर हम रहते हैं, इसी को भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया पृथ्वी का केंद्र होता है। इसको हम अगर काट करके बाहर निकालते हैं बेटा तो यहाँ पर हमको कैसी स्थलाकृति प्राप्त होती है? ये स्थलाकृति हमको प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको मैं सीधा करके बनाता हूँ। ठीक है, ये स्थलाकृति कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप मान लो ये यहाँ पर हम लोग रहते हैं ऊपर, इस स्थलाकृति को हमने निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है और ये वाला एरिया जहाँ पर हम लोग रहते, पेड़ पौधे वगैरह है। तो यहाँ पर 3 भाग में इसको बांट सकते हैं आप। एक हो गया आपका शुरू क्या होता है? सियाल। ठीक है, दूसरा होता है आपका सीमा और तीसरा होता है निफे। निफे यानी सियाल मतलब कि सी मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, और ये होगा निफे मतलब कि निकल और फेरस। ठीक है, इन तत्वों की प्रधानता होती है। तो ये वाला एरिया जितना होता है इसको सियाल कहते हैं, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता इसमें ज़्यादा है। इस एरिया में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता ज़्यादा है। इसमें निकल और फेरस की अधिकता ज़्यादा है। इस एरिया में केंद्र में लोहा वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से कठोर यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये स्वेस नाम के एक विद्वान थे, रसायन शास्त्री हैं, उन्होंने इस वर्गीकरण को कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। पृथ्वी कितने भाग में सियाल नाम की गैस पाई थी, इसलिए उसको सियाल, फिर सीमा, फिर निफे कहा गया। ठीक है, तो उसी में से एक है सियाल, ऊपर वाला परत। तो पृथ्वी के ऊपरी परतदार चट्टानों की परत के ठीक नीचे यह प्रथम परत फैली हुई है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम के 2 तत्वों की अधिकता है। इसके आधार पर इसका तापमान यानी सिलिका एल्यूमिनियम रखा गया है, इसका नाम सिलिका और एल्यूमिनियम रखा गया है। इसका घनत्व तो 2.4 से लेकर के 2.9 के बीच में रहता है, जो कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का घनत्व उतना ज़्यादा होता नहीं है। निकल का मतलब कि जो फेरस और निकल होता है इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है थोड़ा सा कम, मतलब कि उतना घनत्व नहीं है, उतना ज़्यादा घना नहीं। घनत्व माने क्या? तो घना। ऐसे पेपर है, ये पेपर ऐसे ये फैला हुआ है अभी, द्रव्यमान इसका इस तरीके से। लेकिन इसको ऐसे अगर हम दबा दें तो इसका घनत्व क्या होगा? कम होता है। घनत्व इसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। घनत्व उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है बेटा। देखो इतने में हो गया। तो ऐसे ही पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे, चूँकि पृथ्वी का दबाव पड़ेगा तो घनी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगी। लेकिन कुछ चीज़ अलग अलग स्रोतों से पता चला कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो घना भी है और वो लिक्विड भी है। ठीक है, कुछ भाग में पृथ्वी के लिक्विड है। पृथ्वी का एकदम सेंटर का भाग जो होता है वो घना है, उससे थोड़ा सा ऊपर लिक्विड भरा हुआ है। क्यों लिक्विड हुआ था? चूँकि पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो गहराई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। ऐसे में तापमान ज़्यादा हो जाता है तो जो चट्टानें होती पिघल जाती, चूँकि फेरस या लोहा पिघल भी जाता जो है जब तापमान ज़्यादा होता है। यहाँ की प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट समूह से संबंधित हैं। इस परत की मोटाई महासागरों की तली के निकट लगभग 50 से लेकर के 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। वर्तमान में इसे 120 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भूपर्पटी क्या है? देखिए, भूपर्पटी की अगर बात की जाए तो ऊपर तथा ऊपरी तथा मध्य परत को मिला ले तो आर्थर होम्स ने उसी को पपड़ी नाम दिया है। इस परत में सियाल की संपूर्ण परत और सीमा की ऊपरी परत शामिल हो जाती है। तो सियाल की ऊपरी परत, सियाल पूरी परत और सीमा की ऊपरी परत मिला करके बनती है भूपर्पटी या पपड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, भूकंप की उत्पत्ति की प्राचीन विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। देखिए, भूकंप को लेकर के अलग अलग जो है जगहों पर अलग अलग मान्यता प्राप्त फैली हुई है। प्राचीन मान्यताओं में अगर बात की तो प्राचीन मतानुसार उसे दैविक शक्ति का परिणाम माना जाता है भूकंप को। कालांतर में धारणा बनी कि जब पृथ्वी पर पाप अधिक होने लगता है तो उसके भार से पृथ्वी हिलने लगती है। बाद में लोगों ने समझा
कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर रखी हुई है और जब जानवर अपना सिर हिलाता है तो वह एक प्रकार से हिलने लगती है, पृथ्वी में कंपन होने लगता है। टर्की, कालीमंडम, बुल्गारिया आदि देशों में कहा गया कि पृथ्वी जो है वो भैंसे के सींग पर रखी हुई है और जब भैंसा जो होता है अपना मुंडी हिलाता है तो पृथ्वी पूरी हिलने लगती है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में लोगों का मानना था कि पृथ्वी कछुए पर रखी हुई है और जब कछुआ अपना इसे पीठ उठ से डुलाता है तो पृथ्वी हिलने लगती है, तो भूकंप आता है। ईरान में कहा गया कि केकड़ा पर जो है पृथ्वी टिकी हुई है, ईरान के लोग मानते हैं। ठीक है। तिब्बत में लोग कहते हैं कि भाई मेढक पर टिकी हुई है। सुलाबेसी में लोग कहते हैं कि सुअर पर टिकी हुई पृथ्वी। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग मान्यताएं प्राचीन समय में विद्यमान थी। ऐसे ही भारत की अगर बात करें तो भारत कहीं पीछे नहीं इसमें। भारत का मानना है कि पृथ्वी शेषनाग के फण पर टिकी हुई है। शेषनाग के चूंकि 7-8 फण हैं, इस वजह से जब शेषनाग जो होते हैं वो अपने फण को बदलते हैं तो पृथ्वी का कंपन होने लगता है, पृथ्वी हिलने लगती है। आपने बचपन में सुना होगा अपने दादा वादा से किस्सा कि जैसे पृथ्वी क्यों हिलती है तो बताते थे भाई शेषनाग के फण पर टिकी हुई है या गऊ के सींग पर टिकी हुई पृथ्वी। ठीक है। ऐसा बताया नहीं जाता है। तो यही धारणा अलग अलग देशों में, केवल भारत में ही नहीं ये सब फैला हुआ है, पूरे दुनिया में यही चीज़ फैली हुई है, सभी देश में ऐसा माना जाता है। तो प्राचीन काल में ऐसे लोग मानते थे। ठीक है। तो ये होता है भूकंप। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी देखें, फॉरेस्टर महोदय कहते हैं कि ज्वालामुखी प्रायः एक गोल या लगभग गोल आकार का छिद्र या खुला भाग होता है जिससे होकर के पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ यानी अत्यंत गर्म जो भूमि का गर्भ भूमि के अंदर से गैस, जल और तरल लावा जो होता है, चट्टानों के टुकड़े, ये सब एकदम से गर्म गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर एकदम से विस्फोट के साथ बाहर आते हैं। उसी आने की प्रक्रिया को ज्वालामुखीयता और जहाँ से निकलती उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार ज्वालामुखी घटना का सीधा संबंध पृथ्वी की विभिन्न गहराइयों में होने वाली विशेष प्रक्रियाओं और चट्टानों से होता है, मतलब घटनाओं से होता है। ऐसी घटनाओं एवं उनके लिए जिम्मेदार शक्तियों के प्रभाव से वहाँ की पहले से ही विशेष चट्टानों पिघल जाती हैं। इन्हीं पिघले हुई चट्टानी पदार्थों को ही मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है तो इससे मिलने वाली जो गैसें होती हैं, इसमें जो मैग्मा में मिली हुई गैसें हैं वह बाहर निकल जाती हैं और जब मैग्मा से गैसें बाहर निकल जाती तो उसी मैग्मा को लावा कहा जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर जब तक वो है तब तक वो मैग्मा कहा जाएगा, पृथ्वी से बाहर आया गैसें निकल जाएंगी तो उसी को लावा कहा जाएगा। इस प्रकार लावा तथा गैसों के मिलने से मैग्मा बनता है और मैग्मा आग्नेय चट्टानों बनने का वर्तमान आधार, यानी जो आग्नेय चट्टान बनी हुई हैं वो आग्नेय चट्टान मैग्मा के द्वारा ही बनी हुई हैं। और मैग्मा या लावा के द्वारा क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। जहाँ पर आज काली मिट्टी है वो ज्वालामुखीता की क्रिया के द्वारा ही वो मिट्टी का निर्माण हुआ है कई वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूमि संतुलन क्या है? देखिए, भूमि संतुलन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सामान्यतः पृथ्वी पर विभिन्न भार के उच्चावचन में स्थिरता पाया जाना ही भू संतुलन होता है। जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, चोटियाँ, पर्वत, मैदान, नदियाँ, गहरे गहरे गर्त, ये सब है तो आपस में तालमेल बैठा हुआ है। ठीक है। कल मैंने आपको समझाया था। इस प्रकार परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों में पर्वत, पठार, मैदान और गहराई में स्थित क्षेत्रों में झील, समुद्र, ये सब हैं। भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन दशा कहते हैं, क्योंकि यही सब आपस में ताल में बैठाए रहते हैं। भू संतुलन को अंग्रेजी में आइसोस्टेसिस कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिस शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है समस्थिति, यानी कि जिस तरीके से पृथ्वी, चूंकि आप देखते हैं एक तरफ क्या करती है, एक तरफ पृथ्वी बेटा कैसी गति करती है, एक तरफ पृथ्वी जो होती है ये अपने अक्ष पर चूंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये अक्ष है इसका, ये पृथ्वी एकदम सीधी नहीं दिख रही है आपको ना, इधर झुकी हुई, इधर की तरफ झुकी हुई है। 23.5 डिग्री यहाँ से और इसके केंद्र से 23.5 डिग्री का कोण बना रही है। अब ये एक तो ऐसे से घूम रही है, कैसे घूम रही है पृथ्वी, एक तो ऐसे से घूम रही है, कैसे घूम रही बेटा पृथ्वी, एक तो ऐसे से घूम रही है। इसके साथ साथ ये एक प्रकार से इस तरीके से सूर्य का चक्कर भी लगा रही है ऐसे से। तो इससे क्या हो रहा है, इससे इस पर पर्वत पठार जो हैं, पर्वत है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, वो गिरते क्यों नहीं? कभी आपने सोचा पेड़ पालो है गिरते क्यों नहीं? हम और आप गिरते क्यों नहीं जब ऐसे पृथ्वी घूमती है? ऐसे कभी घूमती आपने देखा होगा, ऐसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती गन 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 घूमती रहती है। ये गिरते इसलिए नहीं क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा, पृथ्वी का फैलाव ज़्यादा है, और फैलाव ज़्यादा इसी वजह से हमको ये गति महसूस नहीं होती, चूंकि इस तरीके से पृथ्वी नचती है। लेकिन हमको गति महसूस इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत बड़ी है पृथ्वी। ठीक है। इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है बेटा, इस वजह से हमको पता नहीं चलता कि ये घूम भी रही है। ठीक है। तो इस पर जो संतुलन बना रहता है, चूंकि इस पर संतुलन कैसे बना हुआ है, चूंकि या एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गहरी घाटियां हैं, इस वजह से तालमेल दोनों का बैठा हुआ है और चल रहा है। जैसे तालमेल बिगड़ता है तो भूकंप वगैरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्षोभ मंडल क्या है? पृथ्वी का जो एक प्रकार से पहला मंडल है वायुमंडल का, वो क्षोभ मंडल है।
यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, लेकिन अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 12 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराएं उपस्थित रहती हैं। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। यही सामान्य ह्रास दर कहलाता है। किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है, यानी कि ठंडियों के महीने से ज़्यादा गर्मियों में जो है अधिक ऊंचाई होती है। ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल हो गया, वर्षा हो गई, आंधी तूफान हो गया, सब इसी मंडल में आते हैं। इसी वजह से इस मंडल से ऊपर हम समताप मंडल पड़ता क्षोभ मंडल के ऊपर, उस पर हम हवाई जहाज एरोप्लेन उड़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारिश वारिश होती है, यहीं से होता है। 1.5 किलोमीटर की मोटी अस्थायी परत, इस परत में जो है लगभग वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। क्षोभ मंडल की हवा व संवहनीय धाराएं चलना यहाँ पर बंद हो जाती हैं। कुल मिलाकर के अगर देखिए, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वही पृथ्वी से ऊपर जैसे उठते हैं आप, वो सब क्षोभ मंडल हो जाता है। क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बहिर्मंडल आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे सूर्य तप क्या है? सूर्य आतप, सूर्य माने तो सूर्य भगवान, आतप माने उसका जो किरण प्रकाश ऊर्जा, सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यातप कहते हैं। यह सौरिक 1,86,000 मील प्रति सेकंड की चाल से लगभग 18 किलोमीटर, अगर मान 18,000 या 18 लाख, 1,86,000 मील प्रति सेकंड में चलती है। मतलब कि ये सूर्य की जो किरण होती है, ठीक है, धरातल पर पहुंचती है। त्रिवार्ता कहते हैं कि लघु तरंगों के रूप में संचालित एवं 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से भ्रमण करती हुई धरातल पर पहुंचने वाली सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यातप कहते हैं। सूर्य की जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, उसी को सूर्यातप कहते हैं बेसिकली, अगर समझे एक भाषा में तो ये। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या डिफरेंस है? शुरुआत में ही मैंने आपको बता रखा है चक्रवात और प्रतिचक्रवात में अंतर, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। चक्रवात में निम्न वायुदाब केंद्र में होता है, अतएव हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, अंदर की ओर चलती हैं। ठीक है, जबकि प्रतिचक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, चूंकि यहाँ पर हवाएं जो होती है, चूंकि निम्न वायुदाब वहाँ पर बाहर होता है और केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। हमेशा हवाएं जो होती हैं वो एक प्रकार से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती हैं। तो निम्न वायुदाब जो होता केंद्र में होगा तो हवाएं बाहर से केंद्र में आएंगी, चक्रवात होगा। लेकिन जब हवाएं अंदर से बाहर की ओर चलेंगी तब वहाँ पर प्रतिचक्रवात होगा। दूसरा अंतर, चक्रवात में मौसम वर्षा युक्त होता है, चक्रवात में वर्षा भी होती है, हवाएं घूमती हुई चलती रहती हैं, मौसम में अनियमितताएं मिलती हैं। जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है, वायु स्थिर होती है, शुष्क होती है, एकदम से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आ चुका, वर्षा का प्रकार बताएं। देखिए, वर्षा के लिए वायु का संतृप्त होकर के संघनित होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ओसांग के बाद वायु की ठंडी होने पर संघनन प्रारंभ हो। संघनन मैंने आपको बताया था कि भाई एक बोतल में पानी रखा ठंडा ठंडा, तो उसमें जल ऊपर बूंदे बन जाती, तो वही बूंदे बनने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। वर्षा होने के लिए वायु का ऊपर उठना आवश्यक है। वायु कब ऊपर उठेगी? जब वायु हल्की होगी। हल्की कब होगी? जब वायु गर्म होगी। तो गर्म वायु कब होगी? जब गर्मी का महीना आएगा। इसीलिए गर्मी के महीने के बाद में ही बरसात आती है, ठंडी के महीने के बाद बरसात नहीं आती। मौसम कब बदलता है? जब गर्मी का महीने के बाद में आता है, आंधी और तूफान चलते हैं, क्योंकि वह गर्म होता है, वातावरण गर्म होता है, हवाएं जो होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के चक्कर में ही हवा चलती खूब तेज। ठीक है, इसके वजह से जब हवाएं ऊपर जाती है, ऊपर चूंकि ठंडी हवा है, ठंडी हवा और गर्म हवा मिल गई तो क्या बन गया? वातागर का निर्माण हो गया। वहीं पर संघनन हो जाता है, संघनन के द्वारा बूंदे बन जाती हैं, ओसांग बिंदु से ऊपर निकल जाती चीज़ें, संघनन हो गया, बूंदे बन गई, बूंदे टपाटप बारिश हो गई। ठीक है, ऐसे कैसे कि जो है क्या नाम है उसका, एक कविता आती है कि धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे, दादुर का खंड खुला मेघ बजे, पंख बना हलचंदन मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे। इस तरीके से जो है जब बारिश होती है तो लोग खुश हो जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका अलग खुश हो जाते हैं कि भाई बारिश हो रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जब बारिश होती है तो बड़ा खुश होते हैं कि भाई अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें होती हैं। वायु 3 प्रकार से ऊपर उठती है बेटा। इस आधार पर वर्षा को निम्न 3 भागों में आप बांटते हैं। पहली बात तो संवहनीय वर्षा जो मैंने आपको बताया, दूसरी पर्वतीय वर्षा, तीसरी होती चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, चक्रवात चूंकि उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब मैंने आपको बताया, गर्म हवा ठंडी हवा का सब खेल है पूरा। ठीक है, पर्वतीय वर्षा पर्वत से टकरा करके आप देख तुरंत बरसती हैं। तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें। अगला आपका है प्रवाल भित्ति क्या होती है। देखिए, प्रवाल भित्तियों की अगर बात की है तो प्रवाल
महासागरों में मिलने वाली चूने की एक ऐसी चट्टानें होती हैं जो मूंगे या कोरल पॉलिस नामक सागरीय जीवों के कंकाल से निर्मित होती हैं। जैसे जो आप देखते हैं कोरल द्वीप या मूंगे की चट्टानें जो होती हैं, यही सब एक प्रकार से उनका जो जीव होता है वो होता है कोरल पॉलिप्स नाम का एक जीव। उसी के जीव के ऊपरी जो खाल होती है वो चूँकि कैल्शियम वगैरह की बनी होती है, बड़ी मजबूत होती है, तो वही एक प्रकार से खाल, चूँकि बहुत सारे जीव रहते हैं इसमें, तो वही जीवों का कंकाल जो होता है उसी से निर्मित हो जाते हैं कभी कभी प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्तियाँ। सागरों में समूह में एक ही स्थान पर असंख्य मूंगे निवास करते हैं। जीव जो होते हैं, प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारों ओर एक चूने के खोल बना लेता है और वह खोल बहुत ही मजबूत होता है। यह अपना भोजन सागरीय जल से प्राप्त करता है, परंतु जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना खोल बनाने लगता है और धीरे धीरे एक करके एक अनेक प्रवाल मरते रहते हैं, उनके ऊपर खोल बनती रहती है। ऐसे में बड़ी बड़ी चट्टानें या बड़ी बड़ी एक प्रकार से द्वीप का निर्माण इन्हीं मरने और इन्हीं खोल बनाने के चक्कर में बन जाता है। इस क्रिया के लंबे समय में होने पर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है। इसी भित्ति को प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। प्रवाल द्वीप ही लक्षद्वीप वगैरह जो बने हैं मूंगे की चट्टान की वजह से ही बने हैं, इन सभी चीज़ों की वजह से ही बने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कल की क्लास जो हुई थी उसमें भी मैंने ज्योग्राफी का आपको पढ़ाया था, ये वाली क्लास। आप ये क्लास और इससे पहले आज की क्लास दोनों देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं फंसने वाला है। देखिए, अगर आपको इन दोनों का PDF प्राप्त करना तो अभी SMS करें 91 61 93 60 62 पर, तुरंत आपके पास PDF मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अपना नाम बता दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नाम बता दीजिएगा बेटा। ठीक है, आप जो है आपको बता दूं कि आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर 100 रुपये सेंड करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी नहीं बल्कि ज्योग्राफी के साथ और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी की तैयारी आपकी विदाउट हो जाएगी। तो जिन बच्चों को जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही क्रैश कोर्स टाइप का लॉन्च कर दिया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और यही सब क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, आपको 100 to 100% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। और हाँ, ये जो है लेक्चर जो है सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो आपकी, चाहे लिखित परीक्षा हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और पेपर दे करके जब आना तो एक बार मिला लेना कि पेपर में क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, क्योंकि सारे पेपर में फंसवा चुका हूँ। हिंदी में, जियोग्राफी, मतलब पॉलिटिकल साइंस का भी नहीं हुआ है, कई विश्वविद्यालय का हो चुका, जिसका जिसका हो चुका उसमें इसमें सब में आया हुआ है। यानी कहीं ना कहीं पे जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ 100 to 100% क्वेश्चन सभी विश्वविद्यालय में आए हुए हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे और ये सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और ऐसा चैनल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।